गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल का क्लास है, ठीक है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑप्शनल है, इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो लोग थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है, मतलब उनके पास थोड़ा बहुत जानते हैं इसको, बट देयर आर मतलब मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स हैं दोज हु डू नॉट नो अबाउट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि स्टार्ट तो हम लोग को यूनिट 2 से करना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक बैच है। आप जहां से ज्वाइन करेंगे वहीं पे आके ये बैच खत्म होता है, ठीक है। जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा आपको सब कुछ समझ में आएगा, वर्ड टू वर्ड समझ में आएगा, उसके लिए आप एकदम रिलैक्स रहिए। बट जो लोग नए हैं, फॉर द न्यू स्टूडेंट्स मैं कुछ बैकग्राउंड दूंगा। वो बैकग्राउंड नेसेसरी होता है इसको स्टार्ट करने के लिए। वो बैकग्राउंड अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया या आपने समझ लिया तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्लासेस प्योरली बाइलिंगुअल मोड में चलेंगी और ये 3 एग्जाम को कवर करता है। मेजर मतलब जो इसका जो मेजॉरिटी कवरेज है वो यूपीएससी को है, लेकिन ये साथ में यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस को भी कवर कर लेता है, क्योंकि यूपी पीसीएस का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस 100% सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है, और 98-99 ऐसे कह सकते हो। और बिहार और यूपी का और यूपीएससी का सिलेबस लगभग 50% सेम है, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें हम लोग, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लोक प्रशासन, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का एक ऑप्शनल पेपर है, ठीक है, एक ऑप्शनल का पेपर है। और हर एक ऑप्शनल में, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे कोई और ऑप्शनल हो, उसके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। तो एक होता है आपका पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा। अगर यूपीएससी की बात करें तो जो पेपर 1 होता है वो 250 मार्क्स का होता है और जो पेपर 2 होता है वो 250 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो एग्जाम होता है, उस टोटल एग्जाम में इसका जो वेटेज होता है वो कितना होता है, 500 मार्क्स का होता है। ये सबको क्लियर है ऑलमोस्ट। अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो यूपी पीसीएस में जो पहला पेपर होता है ऑप्शनल का, दैट इज ऑफ 200 मार्क्स, ओके। और सेकेंड पेपर भी कितना होता है, 200 मार्क्स का होता है। तो कलेक्टिवली ये जो दोनों होता है यूपी पीसीएस वाला, वो कितना वेटेज कैरी करता है, 400 का। ये सबको क्लियर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक लाइन मैंने यहां पे लिखा है, जो पहला पेपर होता है, अगर आप उसका टाइटल देखेंगे पहले पेपर का, तो उसका टाइटल है एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको प्रशासनिक सिद्धांत, एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी। और अगर आप सेकेंड पेपर को अगर आप देखेंगे तो उसका जो टाइटल एकदम मतलब स्टार्टिंग में वो टाइटल आपको दिख जाएगा, दैट इज बेसिकली दी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में इसको बोलेंगे भारतीय प्रशासन, ठीक है। अब इसके अलावा भी मैंने 2 लाइन लिखा है इसमें। एक मैंने लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी इज द साइंस पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह लोक प्रशासन का, ठीक है, विज्ञान पक्ष का पत्र है। मतलब इसका जो स्वभाव होता है, जो नेचर होता है, दैट इज लाइक दी साइंस। साइंस का क्या नेचर होता है, और वेरी गुड, और एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांट टू लिव, कि आप जो है अगर साइंस की बात करेंगे तो साइंस यूनिवर्सल नेचर का होता है। यूनिवर्सल नेचर का होता है मींस द साइंस, द थियरी ऑफ साइंस डज नॉट चेंज विथ टाइम, प्लेस और ह्यूमन वैल्यू। आर्किमिडीज का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, जो इंडिया में होगा वही अमेरिका में होगा और वही यूएस में भी होगा, सॉरी वही ऑस्ट्रेलिया में भी होगा। अगर आप इसी तरह से बात करेंगे कि जैसे सनराइज सनसेट की बात करता हूं मैं बार बार, कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ऐसा थोड़ा ना होता है कि पाकिस्तान में कहीं और से निकलता है, सेम ही निकलेगा। तो साइंस डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा तो स्टैटिक है, सीधी सी बात है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, चाहे जहां ले जाके बॉयल कर दो, चाहे तुम्हारे घर में बॉयल हो चाहे अंबानी के घर में बॉयल हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो साइंस के जो थियरी होते हैं वो यूनिवर्सल नेचर के होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, एवरीवेयर इट विल बी सेम, इसलिए वो स्टैटिक पार्ट होता है। इसका मतलब क्या है
कि जो पेपर 1 है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्या होता है, यूनिवर्सल नेचर का होता है, वैल्यू न्यूट्रल होता है और किसी भी जगह पे चेंज नहीं होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर अमेरिका का कोई बच्चा पढ़ रहा होगा या ऑस्ट्रेलिया का अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होगा तो पहला पेपर वो सेम पढ़ेगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कहीं का भी होगा, ये बिल्कुल सेम होगा। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे जब यूनिट 1 में स्टार्ट करूंगा तो, ठीक है, पूरा डेराइव करेंगे हम लोग कि कैसे होता है। अब हम लोग बात आ जाता है कि मैंने बोला कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का ये कला पक्ष है। आर्ट क्या होता है, कला क्या होता है, थोड़ा नीचे से जागो तुम, कला क्या होता है, व्हाट इज आर्ट? आई एम आस्किंग द लिटरल डेफिनेशन ऑफ आर्ट। ये एक पार्ट है, तुम सही बोल रहे हो, बट आई वॉन्ट दी सम बेटर डेफिनेशन। आर्ट, yeah, one of the aspect, creativity of a person is reflected in art. of course it is, Creative application of the existing knowledge. of course it is। ठीक है, आप सब लोग सही है। अगर कलेक्टिवली हम बोले तो आर्ट मीन्स समथिंग क्रिएटिव आउट ऑफ वंस इमेजिनेशन विच इज फ्रूटफुल एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, आप लिख सकते हैं चाहे तो, पूछता है कभी कभी। आर्ट इज समथिंग, art is something which is created by one's imagination, हिंदी भी बोलूंगा, one's imagination that is useful and beautiful। कला किसी व्यक्ति के कल्पना के द्वारा बनाई गई वो क्रिएटिव का मतलब क्या होता है हिंदी में? हाँ, वो रचनात्मक संकल्पना है, डाल सकते हैं, वह रचनात्मक संकल्पना है जो उपयोगी एवं सुंदर होता है। ठीक है, अब हर चीज आर्ट नहीं है, अब जाके किसी का चेहरा बिगाड़ दे आर्ट थोड़ा ना है, एवरीथिंग इज नॉट आर्ट। तो देखिए, आप इस चीज को थोड़ा सा समझिए यहां पे कि मैं बोल रहा हूं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हुआ क्या बेसिकली कि जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था जो यूनिवर्सल नेचर का था, इसी को इंडिया ने अपने अकॉर्डिंग क्या कर दिया, अपनी क्रिएटिविटी से उसको चेंज कर दिया और उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डाल के इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया। मींस जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसी से डेराइव हुआ है। अब इसी तरह से इससे जो है डेराइव करके पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया या बाकी कंट्रीज ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट किया होगा। भाई वहां पे इमेजिनेशन भी लगा होगा, स्किल भी लगा होगा, तभी तो ये क्रिएट हुआ है। और जो क्रिएट हुआ है वो यूजफुल है क्योंकि इससे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन रन हो रहा है। सो दिस इज द आर्ट पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब जरा ठीक से सोचिए कि क्या आर्ट यूनिवर्सल हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी दो आदमी का मींस नो टू पर्सन कैन हैव द सेम इमेजिनेशन। किसी भी दो आदमी का इमेजिनेशन सेम हो ही नहीं सकता 100%। तो इसी तरह से जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया तो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या बाकी किसी कंट्री से डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पेपर है वो डायनेमिक नेचर का होगा। बात समझ में आ रहा है? ये क्या होगा? डायनेमिक नेचर का होगा, क्योंकि इसको इंडियनाइज किया गया है। बात समझ में आ रहा है? और चूंकि इसके थ्रू इंडियन गवर्नमेंट चलाया जा रहा है तो इसके कंपोनेंट क्या है? इसके कंपोनेंट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जब भी कोई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी में अगर कोई चेंज होगा तो निश्चित रूप से इस सब्जेक्ट में भी चेंज होगा और अपने आप डायनामिक एस्पेक्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। आई सपोज कि ऐसी कोई चीज है नहीं इसमें जो आपको समझ में नहीं आई।
और जब भी देखिए ये साइक्लिक बैच है, मैं पहले ही बोल दिया हूं, जब ये साइकिल कंप्लीट होके आएगा, जब भी देखिए ये साइक्लिक बैच है, मैं पहले ही बोल दिया हूं, जब ये साइकिल कंप्लीट होके आएगा तो फॉर दीज पार्ट्स पूरा का पूरा एक आपका क्वेश्चन आता है, पता है? आप जाइए प्रीवियस ईयर का देखते नहीं हो कभी जरूरत क्या है तो आप देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन बनाया हुआ है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट और साइंस, तो इस पे पूरा एक लेक्चर जाता है, क्वेश्चन पूछा है, साफ साफ क्लियरली यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। शैलेश आपने देखा है प्रीवियस ईयर का पेपर? क्लियरली क्वेश्चन है ना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज साइंस और आर्ट, लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, तो वहां पे भी आपके काम आएगा, जो मैं बताया हूं वो एग्जाम्पल देने के काम आएगा, है ना? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी एक डील हो गया है यहां पे। नाउ द नेक्स्ट थिंग, देखिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं एक चीज, जो लोग भी फाइनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चूज करेंगे, ठीक है, तो उनसे मैं सबसे एक चीज रिक्वेस्ट करता हूं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सिलेबस। मैंने यहां पे यूपीएससी आईएएस का सिलेबस का जो बुलेट हेडलाइन है ये मैंने पूरा का पूरा दे दिया है, और यूपी पीसीएस का भी दे दिया है, कोई बेईमानी नहीं है, हिंदी मीडियम में भी है, घबराइएगा मत। यूपी पीसीएस का भी मैंने दे रखा है। आपको एक चीज जो बताने वाली, आप लोग वीडियो ऑडियो पॉज करके, ये सारा क्लास जो है न्यू स्टेंसिल पे चला जाएगा, न्यू स्टेंसिल जो दिल्ली वाली है, आप लोग वहां पे क्लिक करेंगे आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, आप लोग के लिए फ्री एक्सेस है जो हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यूपीएससी जो आईएएस है आपका, उसमें टोटल आपके 12 यूनिट है पेपर 1 में, ठीक है, टोटल 12 यूनिट है। यूपी पीसीएस की भी अगर बात करेंगे तो उसमें भी 12 यूनिट है। देखिए ये माइक्रो पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इसमें आप देखेंगे मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर एंड स्कोप, सिग्निफिकेंस, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है। तो आपका जो नोटबुक है, जो ये नोटबुक आप लिख रहे हैं, इसके ऊपर ये माइक्रो डिटेल होना चाहिए पहली पेज पे। और मैं कभी भी पूछ दूंगा कि चौथा चैप्टर कौन सा है, छठवां चैप्टर कौन सा है, एंड शुड बी ऑन टिप ऑफ टंग। और उसके बाद जो सिलेबस डिटेल वाला है उसकी कॉपी तो आपको याद होनी ही चाहिए, पर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके पहले पेज पे होना चाहिए, सबके पहले पेज पे होना चाहिए। मत लिखो, लिखने की जरूरत नहीं है, डू नॉट राइट एवरीथिंग, ये सब पड़ा रहेगा, वीडियो में जाकर लिखना घर पे बैठ के आराम से, लिखने लगोगे तो 5 घंटे का क्लास हो जाएगा। ये देखिए पेपर 2 की अगर बात करेंगे तो पेपर 2 जो यूपीएससी है उसमें टोटल 14 यूनिट है, 14 यूनिट है, पूरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। और अगर पेपर 2 की बात करेंगे यूपी पीसीएस में, सो देयर आर 15 चैप्टर्स, ठीक है, अंतर कोई नहीं है इसमें, तो मैं आपको बता दूं कोई अंतर नहीं, इसमें तो बिल्कुल अंतर नहीं है, सीक्वेंस चेंज है बस, मतलब यूपीएससी में कुछ और सीक्वेंस है और यूपी पीसीएस में लाके सीक्वेंस चेंज कर दिया है, बट कोई डिफरेंस नहीं है, नॉट एट ऑल, सारे चैप्टर सेम है। और यहां पे जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कहीं कहीं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो है यहां पे पढ़ रहे हैं रूरल गवर्नमेंट या अर्बन गवर्नमेंट, तो जब हम लोग यूपीएससी पढ़ते हैं तो हम लोग इन जनरल रूरल गवर्नमेंट पढ़ते हैं, पूरे इंडिया का पढ़ते हैं। यहां पे इंडिया का तो पढ़ते ही हैं, थोड़ा सा यूपी स्पेसिफिक भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तो वो एक नया डायमेंशन ऐड हो जाता है, बट दैट इज ऑफ ओनली 5%, 6%, ठीक है, वो मैनेजेबल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इंग्लिश वालों के लिए था। नाउ फॉर हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से हर एक चीज, जितने शब्द हिंदी हैं उतने ही शब्द इंग्लिश हैं, ईच एंड एवरी वर्ड इज देयर इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, ठीक है, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ओके। ये यूपीएससी का है, वही 12 चैप्टर आप लोग अपने अपने पेज पे लिख लें। हिंदी मीडियम कितना है मुझे पता है, तुम्हारा तो पता ही है हिंदी मीडियम, और कौन है हिंदी मीडियम? 1 2 3 4 5 हिंदी मीडियम, रेस्ट दी इंग्लिश मीडियम, मेजॉरिटी इंग्लिश मीडियम। तो यूपीएससी का ये आप लोग जो है हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, ठीक है बेटा, और ये सेकंड पेपर का है तो लिख लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, पहले पेज पे होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, अब बात आ जाती है कि देयर आर लॉट्स ऑफ टप्सी टर्बी, व्हाई शुड आई चूज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें सिर्फ 2 से 3 मिनट का मतलब बात होगा, उससे ज्यादा बात नहीं होगी। व्हाई शुड आई चूज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नॉट द अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। जिनको बासवान कमेटी के रिपोर्ट के बारे में पता है उनको बताने की जरूरत नहीं है कि बासवान कमेटी ने सीधा रिकमेंड किया है कि सारे ऑप्शनल हटा दीजिए और 4 की जगह 6 जीएस का पेपर कीजिए, और 5वां और 6वां जो जीएस का पेपर होगा दैट विल बी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां से लेके और लबासना तक आपको यही झेलना है, कोई अंतर नहीं है, लबासना का और यहां का पेपर 90% सेम है, उपाम का और यहां का भी 90% सेम है, कोई अंतर नहीं है। स्कोरिंग देखना है,
आप खुद देखिएगा, मैं आपको एविडेंस दूंगा, ठीक है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको चूज करना है, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी एनी सब्जेक्ट, इफ यू वांट टू चेक वेदर शुड आई गो फॉर दैट ऑप्शनल और नॉट, तो देयर आर 5 क्राइटेरिया, ठीक है। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज इंटरेस्ट एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ओके। इसके बारे में भी नीचे हम लोग बात करेंगे। द फर्स्ट क्राइटेरिया, सबसे पहले देखिए कि उसका इंटरेस्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि नहीं है, द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको बता दूंगी, सेकेंड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई ये कहता है कि मैं ऑप्शनल सेल्फ स्टडी से तैयार कर लूंगा, तो इस धरती का सबसे बड़ा गधा पुत्र है वो। इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली। हमेशा ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चन पूछता है और अप्लाइड पार्ट पूछता है। तो एकेडमिकली अगर आप बहुत साउंड है भी, तो आप अप्लाइड वाला पार्ट जब तक इंटरलिंकिंग और वो डेवलप नहीं कराएगा कोई एक्सपर्ट, आप नहीं कर पाएंगे, है ना। सो द सेकेंड थिंग इज द इंस्ट्रूमेंट, हिंदी में इसको बोलेंगे उपकरण, मतलब साधन आपके पास क्या क्या उपलब्ध है। इंस्ट्रूमेंट में मैं क्या क्या चीजें बोलता हूं, इंस्ट्रूमेंट में मैं बोलता हूं अवेलेबिलिटी ऑफ कोचिंग, जो सब्जेक्ट हम चुनने जा रहे हैं उसकी अच्छी कोचिंग अवेलेबल है कि नहीं है। द फर्स्ट थिंग, ठंडा लग रहा है क्या, तुम थोड़ा साइड हो जाओ। द अवेलेबिलिटी ऑफ कोचिंग, द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड फैकल्टी, कॉम्पिटेटिव फैकल्टी, ठीक है ना, नाचने गाने वाले तो बहुत है। कॉम्पिटेटिव फैकल्टी होना चाहिए जो आपको सब्जेक्ट का पूरा कवरेज कराए, लिंक कराए, आपका आंसर राइटिंग चेक करे, आपको फीडबैक दे, बताए कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। स्टडी मटेरियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टेस्ट सीरीज। अगर आपको मतलब अगर 1 पॉइंट अगर सॉल्यूशन मिल रहा है, ये चीज, ये 5 6 चीज, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर ये चीज जो है सही है। अगर आपका फैकल्टी या स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज या कोचिंग कोई भी अगर एक गड़बड़ है, तो ओवरऑल वो आपको कहीं ना कहीं जो है इंपैक्ट डालेगा, प्रभावित करेगा, ठीक है। कैन नॉट अवॉइड दैट, वो होगा ही होगा। द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कप ऑफ योर टी, आप लोग खूब बातें करते हैं इसके बारे में। कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द जनरल स्टडीज, कि जो ऑप्शनल होता है, जो वैकल्पिक विषय होता है, उसका जो जनरल स्टडी का पेपर है उसमें क्या वेटेज होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना कवरेज होता है, बस समझ रहे हैं। ये चूंकि मैंने सिर्फ इंग्लिश में लिखा है क्योंकि ये जनरल डिस्कशन का पार्ट है ना, हिंदी में जाने की जरूरत नहीं है। कि जनरल स्टडी के जो प्रीलिम्स और मेंस के जो पेपर्स होते हैं उसमें ऑप्शनल हमें कितना हेल्प करेगा, दैट इज दी, ये आप लोगों के पार्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट मतलब डिबेट होता है। मेरे पार्ट पे ये थोड़ा सा जो है कम डिबेट वाला पार्ट होता है। मेरे पार्ट पे जो सबसे अच्छा डिबेट वाला पार्ट होता है वो ये होता है, ठीक है, क्योंकि ये झेला है हम लोगों ने कभी कभी, है ना, किसी किसी पार्ट पे। द नेक्स्ट इज, फोर्थ इज परफॉर्मेंस ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द रिसेंट पास्ट। 3 साल का ट्रेंड देखिए, 5 साल का ट्रेंड मत देखने लग रहा है। ये नहीं कि हम 2015, 16, 14, 13 का ट्रेंड देख रहे हैं। क्या ट्रेंड आपको चेक करना है? पहला ट्रेंड तो ये चेक करना है, सब आपको गूगल पे मिल जाएगा, मैं नहीं दूंगा वो सब, ठीक है ना। तो आपको गूगल पे मिल जाएगा कि पिछले 3 सालों में कितने लोगों ने जो है एक पर्टिकुलर ऑप्शनल लिया, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया, और कितने लोग जो है टोटल सिलेक्शन में इनका क्या, कितने लोग हैं। मान लो कि अगर 700 सीट है तो 700 सीट में कितने लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, पहला तो ये। और दूसरा आप लोग करिएगा एवरेज स्कोरिंग निकालिएगा। जैसे पिछले साल तो प्रदीप जो है फर्स्ट रैंकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही है, बात समझ रहे हैं। तो आपको जो है जो चीज देखना है वो ये करना है कि जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मान लीजिए आउट ऑफ 700 मान लीजिए 30 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो सिलेक्शन रेशियो तो आपको पता चल जाएगा कि हर 100 में से कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन उसके अलावा इन 30 बच्चों ने टोटल कितना मार्क्स पाया है, 300 का मार्क्स ऐड करके डिवाइडेड बाय 30 कर लो, आपको एवरेज स्कोर भी पता चल जाएगा कि पब एड में क्या जा रहा है। तो ये तो थोड़ा सा एक्सरसाइज है जो आपको करना चाहिए, नॉट ओनली इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट यू शुड डू दैट, फॉर ईच एंड एवरी ऑप्शनल विच इज देयर इन योर माइंड। अगर है तो उसको करो, है ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हो गया, कोई ना आ जाएगा, कहाँ जाएगा, आ गया देखो।
ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टाइम मैनेजमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट, कि वो ऑप्शनल खत्म होने में कितना टाइम लग रहा है। पता चला कि 1.5 साल तक चल रहा है, 2 साल तक चल रहा है, ठीक है। और ऑप्शनल आइडियली 6 महीने में खत्म होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शनल में नॉर्मली क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ टीचर करा दे, ईच एंड एवरी पार्ट टीचर करा दे। नो डाउट मैं भी कोशिश करता हूं कि सब कुछ करा दूं, पर ये पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। कोई कोई पार्ट होता है जो बच्चे को अप्लाई करना होता है अपना दिमाग, ठीक है। बट मैं वो देता नहीं हूं, मैं लिखवा देता हूं, करवा देता हूं। पहले थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता था ऑप्शनल में मेरे, क्योंकि मुझे बोलना पड़ता था। मतलब पहले हिंदी इंग्लिश मीडियम को मैं बोलता था, इंग्लिश में समझा के, फिर मैं उसको बोलता था तो ये लोग डिक्टेट करते थे, तो पहले इंग्लिश मीडियम लिखता था, फिर हिंदी मीडियम, फिर भी अच्छा स्पीड था, बहुत अच्छा स्पीड था। अब वो नौबत खत्म हो गई, अब सब कुछ आपको पीपीटी पे मिलेगा। आप यहां जितना लिख सकते हैं लिखिए, नहीं लिख सकते हैं तो घर पे जाके लिखिए, ठीक है। तो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि 5 महीने से ज्यादा ऑप्शनल नहीं लगेगा आपका। 5 महीने में ऑप्शनल खत्म करा दूंगा। और अगर 5 महीने के बाद अगर मान लो कोई 8 महीने में भी एवरेज अगर ऑप्शनल खत्म करा रहा है, ठीक है, तब भी आपके पास 3 महीने का डेल्टा है, 3 मंथ का डेल्टा है। 3 मंथ का डेल्टा आप इसके रिवीजन में भी लगा सकते हैं और जीएस में भी लगा सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बुक्स आपको इंग्लिश मीडियम वालों का बुक आ गया है मेरे पास, तो इंग्लिश मीडियम की बुक्स इंग्लिश मीडियम को मिल जाएंगी। हिंदी मीडियम की बुक्स अभी भी मेरे पास नहीं आई है, ठीक है। तो मैं चक्कर में हूं कि कोई अच्छा नोट्स मुझे मिल जाए हिंदी मीडियम का, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। वैसे मेरा नोट्स जिन्होंने हिंदी मीडियम में बना रखा है इन लोगों ने, तो वो बेस्ट है, उससे बाहर कोई क्वेश्चंस जाते नहीं है, ठीक है। फिर भी एक बुक्स तुम लोगों का मतलब रहता है कि भैया एक बुक्स मिल जाए, कम से कम देखते रहे। पढ़ता कोई नहीं वो बुक, ठीक है, देखता जरूर है। तो मैं सब कुछ लिखवा दूंगा आपको, एक्चुअली में किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कहीं कहीं थोड़ा बहुत फ्रेमिंग करना हुआ तो उसकी जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है, वो भी मैं गाइड करूंगा आपको। तो ये पार्ट ऐसा है कि किसी को कंफ्यूजन हो जो मैं बताया हूं यहाँ पे, आई डोंट थिंक ये होना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग इस पे बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाले पे। आपको इंटरेस्ट चेक करना है ना, तो आप 3 काम करिएगा। सबसे पहले आज ही जाके 11th और 12th इसका जो पॉलिटी वाला बुक है, जो पॉलिटी वाला स्पेशली बुक है, उसको पढ़ जाइए 2-3-4 दिन में, ठीक है। आप उसको पढ़िए और साथ में आप 2 काम और करिए, प्लस जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस तभी समझ में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं, ठीक है। और प्लस इसके साथ साथ जो 5 साल के पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, इन तीनों चीजों को आप एक साथ रख के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट में मजा आने वाला है कि नहीं है। बात समझ रहे हो? ये इंटरेस्ट चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है कि आप इंटरेस्ट चेक करें, ठीक है। तीसरा अगला चीज बात आ जाती है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप लोग समझते हैं ना, मतलब कि वो हमारे व्यवहारिक जीवन में कितना है। आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, 6-7 बजे, कोई कोई 9 बजे भी उठता है, तो ऑफेंसिव बात नहीं है। तो आप मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में उठ के जब आप ब्रश करना शुरू करते हैं, और जो आप पानी यूज करते हैं वो भी जल निगम से आता है, पता है आपको? वो जल निगम से आता है, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आप उठते हैं, घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं, देखते हैं जो स्वीपर आपको झाड़ू लगाता हुआ मिल जाएगा, अगेन द पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपको ट्रैफिक पुलिस दिख जाएगा, वो आपको जो है डायरेक्शन देता रहेगा कि यहां जाइए, वहां मत जाइए, ऐसे करिए, इज अगेन द पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप अपने ऑफिस या कोचिंग या कहीं और जहां कहीं भी आप जाते हैं, वहां आप जाते हैं, आप वहां पे कुछ काम कर रहे हैं, ये जो लाइट है ना, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप अपने घर आते हैं, घर आने के बाद सो जाते हैं, फिर सोने के बाद जो है पूरी रात पुलिस पेट्रोलिंग करती होती है, दैट इज पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज वन एस्पेक्ट। थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट देखते हैं। व्हेनेवर अ बेबी इज बॉर्न, जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो सबसे पहले उसका जो है क्या होता है,
बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसका लिस्टिंग होता है, पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूलों में जाता है। भाई ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम लोग प्राइवेट में जाते हो, गवर्नमेंट में भी जाते हैं लोग। मैं तो पूरा सरकारी स्कूल यूज किया हूं, है ना, नीचे से ऊपर तक। तो पीपल यूज टू गो इन नवोदया एंड अदर स्कूल्स, यू नो, सो जो है वहां भी जाते हैं। तो वो भी जो है आपका जो है कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन। जहां गवर्नमेंट है वहां एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, बच्चा बड़ा होता है, कुछ भी हो जाए, चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब ही, अगेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ इतना दिन से तुम लोग बैठे हुए हो और क्या है ना। फिर उसके बाद वो थोड़ा जॉब वो पा जाता है, फिर रिटायर हो जाता है, फिर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है लाइक पेंशन एंड अदर थिंग्स, यू नो, दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर अब कितना जियोगे, शांति कुंज हरिद्वार भी तो जाना है, तो फिर कहानी समाप्त हो जाती है। उसके बाद फिर डेथ सर्टिफिकेट बनता है भाई साहब। नाउ सी द ब्यूटी, राइट फ्रॉम योर birth to your death, from cradle to grave, you can say from cradle to grave, from womb to tomb, so everywhere is public administration. It is there at every step of your life, it is there at every step of your life. आपके जीवन के हर कदम पे लोक प्रशासन है। आप क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं? बिकॉज योर ब्रेन हैज नॉट बीन ट्रेन्ड टू रिकॉग्नाइज दैट। वंस योर ब्रेन वुड बी ट्रेन्ड टू रिकॉग्नाइज ऑल दोज थिंग्स, immediately you would recognize. मैं क्यों रिकॉग्नाइज कर जाता हूं? बिकॉज आई हैव स्टडीड दैट पार्ट। आप एक बार स्टडी करेंगे तो सिंपली यू वुड बी इन दैट सेम क्यू, है ना। तो बड़ा चीज नहीं है वो कि हम नहीं कर पाते। दूसरा एक आपको बहुत अच्छा चीज बता रहा हूं, सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, आप कोई भी ऑप्शनल लीजिए, यूपीएससी इज मोर इंटरेस्टेड इन द अप्लाइड पार्ट, कि रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन क्या है। अरे कितना थियरी जानते हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर थियरी पे बात होती तो सब पीएचडी वाले आईएएस होते। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप हर कदम पे देख रहे हो, यू आर रियलाइजिंग दैट एट एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ। तो क्या ये आसान नहीं है कि हम इसको कनेक्ट कर पाए? कोई ऐसा टॉपिक नहीं है इसका जो इजीली आपके साथ कनेक्ट नहीं होता है। इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड, इट इज इजियर टू लिंक, इट इज इजियर टू राइट। अरे जो समझोगे और लिंक कर लोगे, जिससे प्यार हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ घूमना तो कंफर्टेबल है ही है। तो इसी तरह से इस सब्जेक्ट से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपके लिए कुछ भी करना आसान है, ऑलवेज इजी। ओके, सो दैट इज द एडवांटेज। और अब बात आती है आप लोगों वाले पार्ट पे, बहुत चिल्लाते हो तुम लोग इस पे, है ना। और जाके चेक करो, मेरी बात मत मानना, ठीक है, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, तो चेक दी ट्रूथ। थोड़ा काम करना पड़ेगा, है ना, लेकिन चेक करिएगा ट्रूथ जो मैं बोल रहा हूं। अब मैं बात करूंगा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन जनरल स्टडी। दो कैटेगरी में मैं इसको डिवाइड करता हूं, पहला प्रीलिम्स और दूसरा मेंस, ठीक है। नाउ सी, पब्लिक जीएस का जो पेपर 1 होता है, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, उसमें आप 16 से 18 क्वेश्चंस जो होते हैं, जो इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस का होता है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेकंड पेपर है, जो लोग पढ़े हैं वो बता सकते हैं, ये लोग सेकंड पेपर पढ़े हैं, आप लोगों का सेकंड पेपर खत्म हो गया। तो लगभग 14 से 16 क्वेश्चन जो है पेपर 1 का जो जीएस होता है प्रीलिम्स में, वो कवर करता है। मींस अराउंड 28 टू 32 मार्क्स, ठीक है, इतना ये कवर करता है अकेला। नॉट ओनली इन जीएस पेपर 1, जो जीएस पेपर 2 होता है, जिसको आप लोग सीसैट बोलते हो, ठीक है, उसमें भी 16 टू 18 क्वेश्चन जो है ये कवर करता है। और मैं सेक्शन भी लिख दिया हूं, मैंने जानबूझ के एविडेंस लिखा है ताकि यू पीपल शुड गो एंड शुड चेक इट। तो मैंने क्या क्या लिखा है देखिए, डिसीजन मेकिंग है, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल। ये अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 1 अगर आप चेक करेंगे तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर 1 में तो कम्युनिकेशन का एक चैप्टर ही है, पूरा एक यूनिट ही है। तो ये पूरा का पूरा कवर करता है। यहां पे 16 से 18 क्वेश्चन, 16 से 18 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं टोटल। तो एवरेज जो है कितना आता है, 2.3 समथिंग आता है एक क्वेश्चन पे। तो लगभग जो है आपके 40 नंबर के आसपास का जो है, मोटा मोटी 40 मार्क्स के आसपास कवर कर लेता है। 66 पे तो तुम लोग क्वालिफाई होते हो, 66 पे आप क्वालिफाई होते हैं, एंड ऑलमोस्ट 30, 38, 39 और 40, समवॉट क्लोज टू 40, तो ये खुद ही कवर कर लेता है।
सो आप नाउ सी दी कवरेज। आप अगर हम लोग मेंस की बात करें, इट वाज द प्रीलिम्स पार्ट, अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में अगर आप जाते हैं तो वहां पे एक पेपर होता है आपका एस्से राइटिंग का। आप पिछले 5 साल का अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में अगर आप जाते हैं तो वहां पे एक पेपर होता है आपका एस्से राइटिंग का। आप पिछले 5 साल का यूपीएससी का पेपर निकालिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, पेपर 1 पेपर 2 दोनों, एक नहीं, और 5 साल का आप एस्से का पेपर निकालिए और दोनों साथ में रखिए और दोनों को देखिए और मैच करिए। यू वुड फाइंड दैट कि 120 टू 150 मार्क्स के क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मिलता जुलता है। 2019 में तो ब्यूटी हो गया था। 2019 का जो यूपीएससी का जो पेपर हुआ था एस्से राइटिंग का, उसमें मैक्सिमम डायरेक्ट उस एरिया से आ गया था जो मैंने नोट्स में डाला था। या जितने लोगों ने दिया था मेंस और जो लोग आए थे मेंस का पेपर लेकर, उन्होंने बोला कि सर लगभग सारा एरिया मिल रहा है। तो बहुत पावरफुल ईयर था 2019 वाला। 120 टू 100 मार्क्स जो है ये आराम से कवर करता है एस्से राइटिंग में। देखिए यूपीएससी में आप कुछ भी डायरेक्ट मत एक्सपेक्ट करिए। कोई अगर टीचर आपसे बोलता है ना कि डायरेक्ट वही चीज आ जाता है, कुछ नहीं आता है डायरेक्ट। हाँ, एरिया कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट्स ऑल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, इट्स ऑल एनालिसिस बेस्ड। इट्स नॉट लाइक कि हमने एक किताब पढ़ ली और काम हो जाएगा, वुड नेवर हैपन। नोट करके रखना उसमें कितना था, 120 टू 150। नाउ वी शैल एंटर इनटू द जीएस पेपर 1। भाई जीएस पेपर 1 में मैंने फिर एविडेंस लिख दिया है। जीएस पेपर 1 में अगर आप मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे जो हिस्ट्री वाले में है, और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे, तो ये वाला जो पार्ट है, अगर आप जीएस पेपर 1 अगर मेंस देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है आपके कल्चर वाले पार्ट में आ जाता है, आता है ना, ठीक है। पूजा, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन आपको कैसे पढ़ाया गया था, याद है, आपने किया था कि नहीं किया था? फिर मुगल भी कराया गया था, फिर ब्रिटिश भी कराया था। मैंने बताया था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है मौर्य से शुरू होता है, मुगल ने उसको एक्सपेंड किया और ब्रिटिश ने उसको कंसोलिडेट किया, मतलब उसको स्टेबलाइज किया। ऐसे ही हुआ। जो भारतीय प्रशासन है उसको मौर्य समाज ने शुरुआत दी, जो मुगल प्रशासन था उसमें उसको प्रसार मिला, और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आया उसने उसका एक स्ट्रक्चरल शेप दिया, मतलब सिस्टमैटिक किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया। वो पूरा का पूरा जीएस पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर 2 में बहुत ही ब्यूटीफुली दिया गया है, ठीक है। इसके सप्तांग थियरी वगैरह जितने भी होते हैं कौटिल्य के, वो सब दिया हुआ है उसमें, है ना। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भी है इसके अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, वो है जीएस पेपर 2 में आपको मिलेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। प्रिंसली स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड द अदर लीडर्स ऑफ द कंट्री किस तरह से जो है प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करते हैं, या जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्ट है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्ट में सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ना होता है, ये तो प्योर एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके अलावा आपको पढ़ना होता है कि किस तरह से प्लानिंग कमीशन बना इंडिया में। फिर आपको 1967 का जो है वॉर पढ़ना होता है, या 1962, चाइना वाला कब हुआ था, 62 में, वो 62 का पढ़ना होता है। फिर आपको पाकिस्तान का वॉर पढ़ना होता है। फिर उसके बाद जो आईटी रेवोल्यूशन हुआ इंडिया में जब राजीव गांधी के टाइम में, फिर 1991 में जो इकोनॉमिक एलपीजी जो इंट्रोड्यूस हो, सो ऑल दीज पार्ट्स यू हैव टू स्टडी हियर। और ये सब का सब आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 में मिलता है। मैं अगर मोटा मोटी अगर बात करूं आपसे, तो जो 250 नंबर का ये पेपर होता है, इस 250 नंबर के पेपर में से 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन यहां से मिल जाता है आपको, 40 टू 50 मार्क्स, ठीक है, नॉट मोर देन दैट, इतना ही रहता है रेंज, ठीक है। नाउ वी शैल टॉक अबाउट द जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में जो सेक्शन है, गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल जस्टिस, ये तो पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर 2 है उसके अंदर ही है। आप सिलेबस देखिए जाके, अराउंड मैं आपको बता रहा हूं कि 140 से लेके और 150 मार्क्स यहां पे मिल जाता है आपको, मतलब क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तुम नंबर नहीं पाओगे इतना, क्वेश्चंस इतने के मिल जाते हैं उस एरिया से। अगर जीएस पेपर 3 की मैं बात करूं तो उसमें और किसी पार्ट में तो बहुत ज्यादा रोल नहीं है, इकोनॉमी वाले में थोड़ा सा है। मतलब अगर आप बात करेंगे तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी हम लोग बजट बनाते हैं, बजट को डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो उसमें मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैं उसको वीड आउट कर देता हूं। फिर भी सिक्योरिटी और जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है जो आपके जीएस पेपर 3 में होता है, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा और प्रबंधन,
कौन सा प्रबंधन? आपदा प्रबंधन। थोड़ा सा इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, है ना, बिकॉज यूपीएससी विल नेवर डिमांड कि हम प्योर हिंदी भाषी हो जाए, और हमें इंग्लिश से मतलब नफरत है, बैर है, ऐसा नहीं हो जी कान में शीशा पड़ गया हो, है ना, वैसी नफरत नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू बी यूज्ड टू विथ बोथ द लैंग्वेजेस। और इंग्लिश वालों को भी बोल रहा हूँ कि हिंदी के साथ अनकंफर्टेबल मत होइएगा, नहीं तो बहुत पटक पटक के कुटाई होती है ऐसे आईएएसओं की, ठीक है ना, फील्ड के अंदर। बोलोगे इंग्लिश, ना वो समझेगा ना तुम समझोगे, उसको थोड़ा ऑफेंसिव लगेगा, चौधरी पीट देगा। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर 1 और पेपर 2 है वो सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। यहां से भी हमको लगभग 30 to 40 मार्क्स का जो है एक एवरेज जो है दिख जाता है क्वेश्चंस। ये तो बहुत ही स्ट्रांग दिखता है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तो बहुत ही स्ट्रांग मतलब है इसमें, पेपर 1 और 2 में दोनों में है कहीं ना कहीं। एंड जीएस पेपर 4 की तो भाई बात ही छोड़ दो। जीएस पेपर 4 का ऐसा परहैप्स कोई ही ऐसा टॉपिक हो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ना दिखे आपको, ऑलमोस्ट सब दिख जाता है, लगभग लगभग दिख जाता है आपको। तो जीएस पेपर 4 जो इथिक्स होता है, इसका मैं मान के चलता हूं कि 150 से लेके और 160 मार्क्स तक का जो है कवरेज ये देता है, मोटा मोटी एक देता है, ठीक है। और मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूं कि इंटरव्यू, आपने बहुत सारा इंटरव्यू देखा होगा, मुझे पता है सब लोग यूट्यूब पे देखते रहते हैं। अब देखिए इंटरव्यू में ऐसा क्या चीज पूछता है जो एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर हो? कुछ भी नहीं पूछता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसका सिलेबस है, मतलब सब्जेक्ट है, वो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि बात ही वही होनी है, बात मैक्सिमम वही होनी है। मतलब जनरल टॉक में भी आपसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करेगा, जब तुम्हारे ऑप्शनल पे आएगा तब भी तुमसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही डिस्कस करेगा। कहां जाएगा वो? उसके पास एग्जिट पॉइंट ही नहीं है। In both cases, in general discussion as well as in your subject discussion, both part he will discuss the public administration। तो आप ये मान के चलिए कि 60 से 70% जो है यहाँ पे आपको बेनिफिट हो जाता है। 275 नंबर का होता है लगभग, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ कि 120 से 130 के रेंज में आपको यहाँ पे फायदा हो जाता है, बहुत आराम से होता है। अब आप देखिए नंबर जोड़िए, तो कोई एक आदमी जोड़ो 40 to 50, मैं लोअर एंड पे जोड़ते हैं, 40, 140, 180, हाँ, अरे एक आदमी को जोड़ के बताओ यार, हाँ, 480, और ये भी जोड़ लिया 480। 480 मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और अगर आप पिछले वाले पे जाएंगे, एसए वाले पे, तो यहाँ पे हमने कितना रखा था? 130 to 140 कुछ, मैंने 140 to 150, तो 140 वो जोड़ लो, हाँ, 620 भाई, इसका तो जोड़ोगी नहीं, उसका नहीं छोड़ दिया क्या, ऐसे का, हाँ 620 मान लो, और 620 ये, और 500 का तो ऑप्शनल भी खुद है ना। तो आप कवरेज देखिए कि 620 एंड 500, 1120 आपके पूरा कितने नंबर का होता है? पूरा यूपीएससी 20, मुझे लगा कि ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा, 2025 मार्क्स का होता है, जिसमें से 1100 प्लस आपका जो है कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50% से ज्यादा। मैं कवरेज की बात करता हूं, मैं बात कर रहा हूं कवरेज की, मैं तुम्हारी स्कोर की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो 1100 था तो कोई पाया ही नहीं है, 1051 समथिंग हुआ था पीछे, तो आता नहीं है। वैसे तो 800-900 पे सिलेक्शन शुरू हो जाता है, 900 पे सिलेक्शन शुरू हो जाता है। हाँ भाई 800-900 पे सिलेक्शन शुरू होता है। इस बार यूपीएससी मजा दिलाएगा, देखना इस बार टॉपर पाएगा 800। 2013 में जो है गौरव अग्रवाल, जो कि उसको मैंने ऐसे पढ़ाया था वहां पे दिल्ली में, तो उसका जो टॉपर था, उसका जो मार्क्स था उस समय, जो मार्क्स था उसका, वो कुछ इसी रेंज में था, 800 समथिंग, ऑल इंडिया रैंक 1 समथिंग इसी के रेंज में था। चलिए वो बहुत बड़ा डिबेट का पार्ट नहीं है, ठीक है। वो तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो आगे चीजें चेंज होंगी। यहां तक ऐसी कोई चीज जो आपको ना समझ में आई हो? नाउ वी शैल एंटर टू आवर रियल बिजनेस। देखिए ये मेरा तरीका होगा पढ़ाने का, जो आप लोग जितने लोग हैं उनका यही तरीका होगा मेरा। पहली बात तो कि पूरा सिलेबस में कवर कराऊंगा, सिलेबस में एक भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। सिलेबस का मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूं आपके भरोसे, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाता है। और दूसरा यह है कि मैं जो कुछ पढ़ाऊंगा आपको माइंड मैपिंग, मतलब फ्लो चार्ट अप्रोच से पढ़ाता हूं। मेरा प्योर स्टडी फ्लो चार्ट पे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लिटरेचर आपका छूट जाएगा, वो आप अभी देखेंगे
अभी जब मैं समझाना शुरू करूंगा तो। दूसरी चीज ये है कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका करने का दो तरीका है। एक तो है कि पहला यूनिट खत्म हो जाए तब आप करिए, मत करिए वैसा, टॉपिक खत्म होने के बाद करिए। जैसे एक यूनिट में 4 टॉपिक है, जैसे मान लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर मान लीजिए पहला जो इंट्रोडक्शन है उसमें 4 चीजें हैं, नेचर, स्कोप। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर मान लीजिए पहला जो इंट्रोडक्शन है उसमें 4 चीजें हैं, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस, ठीक है, ऐसा कुछ चीज है। तो नेचर खत्म अगर हुआ, मान लीजिए अगर पहला टॉपिक नेचर खत्म हुआ तो नेचर पे 2019 से 2013 तक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ने कितना क्वेश्चन किया है, पहले तो उसकी ड्राफ्टिंग करवाऊंगा मैं आपसे, और फिर 2020 और 21 में क्या प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है वो मैं आपसे ड्राफ्ट करवाऊंगा। इससे आपको फायदा क्या होता है कि जैसे ही टॉपिक खत्म होता है आप वहां पे उन चीजों को खत्म कर लेते हो। मतलब अब ये नहीं रह गया कि अब यूनिट खत्म होगा तो फिर हम आंसर राइटिंग करेंगे, वो हो नहीं पाता है, प्रैक्टिकली वो नहीं हो पाता है। या तो आप बहुत डिसिप्लिन हो तो हो पाएगा, वो तुम लोग कितना मुझे पता है ना। तो ये है जो कि अप्रोच ये है कि जैसे ही एक टॉपिक खत्म होगा हम उसको वहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो वुम टू टुम टॉपिक वाइज, है ना। चलिए नेक्स्ट, पीपीटी मोड में पूरी टीचिंग कराऊंगा मैं आपकी। पीपीटी मोड के टीचिंग कराने का देखिए जो सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताता हूं, टाइम बचता है, बहुत टाइम सेव होता है। आप किसी भी आईआईटी में चले जाइए, सेलेस इज फ्रॉम आईआईटी, या आप किसी आईआईएम में चले जाइए, इवन दो माई कॉलेज जहां पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम में जब था, तो आप किसी भी अच्छे अगर इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो पूरी टीचिंग आपको पीपीटी मोड में मिलता है, बहुत टाइम सेव करता है, पहला चीज। दूसरा, जो विजुअल इंपैक्ट होता है उसका, वो लॉन्ग टाइम तक जो है आपके दिमाग में रहता है और एग्जामिनेशन हॉल तक कैरी होता है। बात समझ रहे हैं आप। और तीसरा और एक और एडवांटेज, गलती के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी लिटरेचर या फ्लो चार्ट होता है वो सीधा आपके स्क्रीन के सामने होता है, तो लिखने में आप गलती नहीं करते हैं। जैसे बोल रहा हूं मैं तो स्पीड अलग अलग है, लिखने में कोई गलती कर सकता है, ठीक है, मेरा जो एक्सेंट हो सकता है, थोड़ा सा एमटीआई वगैरह आ सकता है, तो वो दिक्कत हो सकती है। बट अगर यहां पे है स्क्रीन के ऊपर तो आपको वो पार्ट पे स्ट्रगल नहीं करना है। सो इंटायर पार्ट वुड बी इन पीपीटी मोड, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरलिंकिंग ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ पेपर 1 एंड 2। देखिए मैं आपको बता रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंटरलिंकिंग की जब बात आई, ये मैं सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, दिस इज फॉर ऑल द ऑप्शनल्स। अगर इंटरलिंकिंग नहीं हो रहा है, इंटरलिंकिंग मतलब क्या, अब समझिए इंटरलिंकिंग का मतलब क्या है, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, आप लोग जब कहीं उस पर जाइएगा तब भी ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इंटरलिंकिंग 2 तरह का होता है यहाँ पे। जैसे अगर यूपीएससी आईएएस में देखेंगे तो एक पहला यूनिट है, ठीक है, जैसे आप पहला यूनिट खत्म करेंगे तो आपका जो है शुरू हो जाना चाहिए कि इसको मैं सेकंड के साथ कैसे लिंक करूंगा, फिर सेकंड आपने खत्म कर दिया और फिर आप थर्ड पे आ गए, तो आपको पता होना चाहिए कि थर्ड को मैं सेकंड और फर्स्ट के साथ कैसे लिंक करूंगा। मतलब इनका आपस में, मतलब इसका सभी यूनिट का एक तो आपस में लिंक होगा, और इसके बाद पेपर 1 जो है यूपीएससी का, उसका पेपर 2 के साथ भी लिंक होगा। मतलब पहले तो पेपर 1 के जो 12 यूनिट है वो आपस में लिंक होंगे, और जो 12 यूनिट के बाद 14 यूनिट जो पेपर 2 में है वो पेपर 2 के साथ भी लिंक होंगे। आपको एक मोटा मोटी बात बताता हूं, कभी भी ऑप्शनल में, कोई भी ऑप्शनल हो, एक अप्रोच रखिए हमेशा कि पेपर 1 जो होगा उसका जो भी थियरी पूछा जाएगा उस थियरी को हम पढ़ेंगे, उस थियरी को हम लिखेंगे, और जो एग्जाम्पल उठाने की कोशिश करेंगे वो सेकंड पेपर से उठाएंगे, क्योंकि इसी थियरी से वो डेराइव हुआ है, और इसी थियरेटिकल पार्ट का जो है वो एग्जाम्पल, मतलब डेराइव हुआ है तो इसी का पार्ट है, और अप्लाइड पार्ट है तो वहां से एग्जाम्पल तो उठा ही सकते हैं ना। ये अप्रोच करोगे आप लोग तो फर्स्ट को सेकंड से लिंक करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। पहले पेपर को पढ़ना है, सिद्धांत उसके लिखने हैं, थियरी उसके लिखने हैं, और उसके बाद उनके थियरीज को सेकंड पेपर से एग्जाम्पल निकाल के डालना है। क्लियर हो रहा है। सेकंड पेपर में कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जो थियरेटिकल बेस है वो फर्स्ट पेपर को बनाना है। बात समझ रहे हैं आप। एक एग्जाम्पल देता हूं, अभी तुरंत आपको समझ में आएगा। ये जो पार्ट मैं बता रहा था, ऐसा कोई है जिसको ना समझ में आ रहा हो? एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। देखिए, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन सिविल सर्विसेज के क्या लिमिटेशंस हैं। क्वेश्चन अगर इन जनरल आपसे पूछा जाए कि इंडियन सिविल सर्विसेज के क्या लिमिटेशंस है, तो आप बहुत अच्छे से लिख देंगे इसमें कि सर इसमें
ओवर ब्यूरोक्रेसी है, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक होता है, बहुत ज्यादा नौकरशाही होता है। आप ये भी लिख देंगे सर, रेड टेपिज्म है, लाल फीताशाही है, बहुत डिले होता है काम में। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ऐसे ही रैंडमली अलॉट हो जाता है। सो दीज आर दी स्टफ्स यू आर अवेयर ऑफ। आप यही चीजें लिखेंगे ज्यादातर केसेस में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट डिमांड दीज थिंग्स। वो आपसे क्या आंसर डिमांड करेगा जब, अच्छा ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेकंड पेपर में है, इंडियन सिविल सर्विसेज, एक चैप्टर ही है आपका इंडियन सिविल सर्विसेज, मैंने वहां भी कहा था, तो ये सेकंड उसमें है। अब इंडियन सिविल सर्विसेज का अब यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या डिमांड करेगी कि पेपर 1 में एक थिंकर है जिसका नाम है हर्बर्ट साइमन। ठीक है, समझ लीजिए, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको भी पता चल जाएगा। हर्बर्ट साइमन, हर्बर्ट साइमन ने 2 प्रिंसिपल दिया था। हर्बर्ट साइमन ने बोला था कि 2 तरह के जो है डिसीजन होते हैं, एक होता है प्लान डिसीजन और एक होता है अनप्लान डिसीजन। एक इन्होंने बोला था प्लान डिसीजन और एक बोला था इन्होंने अनप्लान डिसीजन। प्लान डिसीजन को इन्होंने बोला था कि मतलब योजनाबद्ध निर्णय, और अनप्लान का मतलब कि बिना किसी योजना के निर्णय। तो इन्होंने बोला था कि प्लान डिसीजन का मतलब होता है रूटीन वर्क करना, क्लरिकल काम करना, या वो काम करना जो लिखा गया है कि आपको करना है। और अनप्लान्ड जो डिसीजन होता है या जो निर्णय होते हैं, उसमें वो चीजें आती हैं जो क्रिएटिव और इनोवेटिव होती हैं, जो कहीं लिखित में आपको नहीं मिलता है। ठीक है, अब जब इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे क्रिएटिव और इनोवेटिव आ जाता है और यहाँ पे जो आ जाता है रूटीन काम आ जाता है। अब जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको ये देना पड़ेगा कि चूंकि जो, अगर हम लिमिटेशंस लिख रहे हैं सिविल सर्विसेज की कमियां, हम लिखेंगे कि सिविल सर्विसेज जो है हमारे यहाँ का, उसकी कमियां हैं और वो इनइफेक्टिव या अप्रभावशाली हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ का जो सिविल सर्विसेज है वो इस पार्ट को 80% कैरी कर रहा है और इस पार्ट को 20% कैरी कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ का जो सिविल सर्विसेज है वो इनइफेक्टिव हो रहा है। यही कमी है, ये कमी है। और सजेशन क्या है कि अगर हमारे यहाँ के सिविल सर्विसेज को ये वाला पार्ट जो है अगर 30% कर दिया जाए और अगर ये पार्ट 70% कर दिया जाए तो प्रोबेबली जो है हमारे यहाँ का जो सिविल सर्विसेज है वो इफेक्टिव होने लगेगा। देखिए, जैसे ही आएगा कि क्या कमियां हैं या क्यों इफेक्टिव नहीं हो रहा है, तुम लोग खटखट खटखट यही लिखना शुरू करोगे, भाई इफेक्टिव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं। ठकाठक रेड टेपिज्म तो ब्लू टेपिज्म और पता नहीं कौन कौन सा टेपिज्म, कुछ नहीं चलेगा। कॉपी सामने आएगा, काट के 0 नंबर दे देगा। मैं बता रहा हूं 5-5 नंबर भी लोग ऑप्शनल में पाए हैं, ऐसे धुरंधर है। 500 में से 5 मार्क्स, ऐसे ऐसे भी धुरंधर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना। सो कोई भी ऑप्शनल अगर आप ले रहे हैं, टीचर गधा नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूं पहला क्राइटेरिया यही है, ही शुड बी कॉम्पिटेंट। अगर वो गधा है तो फिर आप गोदाम खराब तो मैन्युफैक्चरिंग निश्चित खराब है ना, फिर पूरी फौज लगा देगा वो गधों की। ये अभी बहुत ज्यादा आपको समझ में नहीं आएंगी ये चीजें, लेकिन ये चीज थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, इट्स अ गुड पार्ट। चलिए, नाउ वी शैल एंटर इनटू द रियल बिजनेस। ओके, अब हम रियल डिस्कशन पे आएंगे और यहां से आपकी एक एक चीजें जो है नोट करेंगे आप लोग। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है या कोई भी ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको स्टार्ट करने से पहले कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि भाई वो सब्जेक्ट है क्या, एटलीस्ट वो क्या है ना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि आखिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। ठीक है, तो देखिए मैं स्टार्ट करूंगा यहां से, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी मीडियम के लिए लोक प्रशासन का अर्थ। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखिए मत, बाद में लिखिएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले समझिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिस टर्म इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, वन इज पब्लिक एंड द सेकेंड इज द एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन जो है, जो लोक प्रशासन टर्म है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है हिंदी मीडियम, पहला लोक और दूसरा प्रशासन। तो हम लोग क्या करें, इफ वी try to separately understand the meaning of public and administration and finally integrate these both terms, then we can easily understand the concept of the public administration. अगर हम लोक और प्रशासन दोनों शब्दों को अलग अलग उनका अर्थ समझ लें और बाद में अगर दोनों को कंबाइन कर ले या एकीकृत कर लें तो हम लोक प्रशासन की पूरी अवधारणा को समझ सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो यही हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस स्लाइड पे ऐसी कोई चीज है क्या जो जिसको ना समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बताना चाहता हूं? सिंपली दो टर्म्स से मिलकर बना है, दोनों टर्म्स को हम अलग अलग समझेंगे, फाइनली दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है? फेविकोल का जोड़ लगा देंगे, फिर टूटेगा नहीं, है ना? फिर चीज समझ में आ जाएगी। नाउ सो द फर्स्ट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पब्लिक। देखिए इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। पहले मैं इंग्लिश वालों को बता दूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन फॉर द हिंदी मीडियम, ठीक है? सो डोंट फील प्रेजुडाइज्ड और एनीथिंग, ओके? तो देखिए मीनिंग ऑफ द वर्ड लिखनी थी, ओके? तो देखिए मीनिंग ऑफ द वर्ड लिखना नहीं है, बाद में लिखना है। मीनिंग ऑफ द वर्ड पब्लिक, देखिए जो पब्लिक जो टर्म है ना, इसको तीन एस्पेक्ट से देखा जा सकता है। द टर्म पब्लिक कैन बी सीन फ्रॉम थ्री पर्सपेक्टिव। इसके तीन तरह से हम लोग मीनिंग देखते हैं। फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पब्लिक? फ्रॉम ओनरशिप व्यू पॉइंट, what is the meaning of public? And from public service responsibility viewpoint, what is the meaning of public? ये आप लोग भी नहीं जानते, आप लोगों को भी नहीं बताया था मैंने, ठीक है? और ये आप लोगों को, आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि नहीं पढ़ाया था मैंने ये पिछले वाले उसमें, ठीक है? कुछ नया जुड़ेगा तभी तो आएंगे नए वाले। तो क्या है कि we can understand the meaning of the term public from three perspectives. Now, what is the first perspective? From political viewpoint. From political viewpoint, very simple, the meaning of the word public means a group of people residing over a certain geographical area. So very simple, okay? Example, people living in India, USA, China, तमकुही, okay? तो everywhere कोई भी जो लोगों का समूह है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, इफ दे आर रेजाइडिंग एट अ सर्टेन प्लेस, देन इट रिप्रेजेंट्स द पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ पब्लिक, ओके? नाउ द सेकंड, फ्रॉम ओनरशिप व्यू पॉइंट, फ्रॉम ओनरशिप व्यू पॉइंट द वर्ड पब्लिक रिप्रेजेंट ऑल दोज प्रॉपर्टीज और ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर्ड इन द नेम ऑफ, ये गलत हो गया है, यहां पे नेम होगा, ठीक है? आप लोग ठीक कर लीजिएगा, इन दी नेम ऑफ, नहीं सॉरी, यहां स्टेट होगा, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें ना टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हुआ है, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा कि द वर्ड पब्लिक रिप्रेजेंट ऑल दोज प्रॉपर्टी और ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर्ड इन द नेम ऑफ नेशन, दैट इज द प्रॉपर्टी और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, बट इट एक्चुअली बिलोंग टू दी पीपल। बात को समझिए, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं इंडिया में, या कोई भी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो उसको गवर्नमेंट ने ओन कर रखा है, या गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है? ऑपरेट कर रही है, रेगुलेट कर रही है, गवर्नमेंट उसको रन कर रही है। इसलिए रन कर रही है तो उसने कंट्रोल कर रखा है, बट दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एक्चुअली बिलोंग टू दी पीपल ऑफ स्टेट एंड नेशन। हमारा है वो। अरे रेलवे में जाओ, देखो लिखता है रेलवे आपकी संपत्ति है, इसे नुकसान न पहुंचाए। अगर वो ना लिखे तो कम नुकसान हो, ये बात भी सही है। अगर वो लाइन न लिखे तो मुझे लगता है कम नुकसान होगा, पर लाइन लिख दिया है तो फिर हम तो भाई हैं ही है, कुछ लोग तो करेंगे ही करेंगे। तो रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, PWD हो गया, या पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, दिस एवरीथिंग विच इज रन बाय द गवर्नमेंट और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, दैट एक्चुअली बिलोंग टू अस। तभी तो बोला जाता है पब्लिक सेक्टर। क्यों बोला जाता है पब्लिक सेक्टर? क्योंकि पब्लिक सेक्टर है, हमारा है ना, किसी का है नहीं। मैं नाम नहीं रखूंगा, हाँ केस हो जाएगा, ऑनलाइन चला तो ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं रखूंगा, लेकिन किसी के बाप का नहीं है, ठीक है, हमारा है वो। सो पब्लिक जो टर्म है उसका ये भी एक पर्सपेक्टिव है। क्लियर है? ये दोनों पर्सपेक्टिव क्लियर है। नाउ द थर्ड पर्सपेक्टिव, फ्रॉम पब्लिक सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यू पॉइंट। So this represents all the direct and indirect efforts done by any group, organization, community or individual for the welfare of people.
कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है या कोई इंडिविजुअल या कोई भी जो कम्युनिटी होता है, वो कोई भी तरह का अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एफर्ट लगा रहा है जो कंट्री के वेलफेयर के लिए है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल या कम्युनिटी को भी हम लोग पब्लिक के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं या संबोधित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है क्या कि आज के डेट में वर्ल्ड बैंक का कितना प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में? 786 डैम के, रोड के, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सो दो वर्ल्ड बैंक जो कर रही है वो किसके लिए कर रही है? अपने लिए कर रही है क्या? आपको तो 0.2% पे वो लोन देती है, वो भी वेव ऑफ कर देती है। 25 साल बाद हम बोल रहे हैं हमारे पास है ही नहीं, तो भी वेव ऑफ कर देती है। सो पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रही है वो, जो डैम बन रहा है, जो रोड्स बन रहे हैं, जो बाकी चीजें बन रही है। तो जो एफर्ट लगा रहा है वर्ल्ड बैंक, उसको भी हम लोग क्या करते हैं? पब्लिक के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यू पॉइंट, उत्तरदायित्व के पक्ष से। ठीक है, इसमें देखिए मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, एफर्ट्स ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी समझते हैं ना, नागरिक समाज मींस एनजीओ, चैरिटी, एनजीओ वगैरह जो होते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है एफर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर भी एफर्ट लगाती है हमारे अच्छे उसके लिए, पौधे लगाती है, पोल्यूशन पे काम करती है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो दीज आर दी 3 एस्पेक्ट। यहां पे मैंने बता ही दिया, इंडियन रेलवे, पोस्ट और ये मैंने आपको बता ही दिया। सो आई अंडरस्टैंड कि जो ये तीनों चीजें मैं आपको बताना चाहता था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पब्लिक जो टर्म है उसको समझने के 3 पर्सपेक्टिव हैं। ठीक है, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट, ओनरशिप व्यू पॉइंट एंड पब्लिक सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यू पॉइंट। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज है इसमें जो आपको ना समझ में आई हो। इवन दो अगर किसी को ना समझ में आई है तो दे कैन आस्क मी। कोई है कुछ पक्का? अब पूछता बहुत हूं मैं, ध्यान रखना। पूरा आरडीएक्स चलता है इधर से धबाधब, तो जिसको लेना होगा और फाइनली होगा तो फिर कल परसों से आरडीएक्स चलना शुरू हो जाएगा, फिर देख लेना। ठीक है ना, इतना सरल है नहीं जितना मैं अभी बोल रहा हूं। ठीक है ना, मतलब मैं सरल नहीं हूं जितना अभी इस क्लास में दिख रहा हूं, वो आपको पता चल जाएगा 2-4 दिन बाद। चलिए, इसको नोट डाउन करने के लिए आप लोग अपने पेजेस को जो है बैलेंस कर दीजिए, है ना। अगर इसको नोट करने लगेंगे आप तो बहुत टाइम लगेगा, इट विल टेक ह्यूज टाइम। यही तो हमें करना है, वी हैव टू कवर दी थिंग्स। ठीक है, ज्यादा जल्दी कवर करना है। 5-6 महीने में कवर हो जाए तो फिर रिवीजन पे उतर जाएंगे हम, मजा आ जाएगा फिर तो। और हो जाएगा। पीपीटी मोड बहुत खतरनाक है पढ़ाने के लिए, मैं बता रहा हूं आपको। ईमानदारी से अगर पढ़ा दिया जाए ना पीपीटी मोड से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, और अगर मैं खुद से ईमानदार होकर पढ़ा दूं सच में, तो 2 महीने में खत्म कर दूंगा, मैक्सिमम 2 महीना। पर भैया उसके बाद तो धंधा तो बैठ ही जाएगा। ये मॉडल सिर्फ प्री और मेंस के बीच में चलता है, ये मॉडल सिर्फ प्री और मेंस के बीच में चलता है। अरे वो दिल्ली तक लाइव हो रहा होने तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना गारंटी देता हूं, ढंग से कर लोगे तो किसी का ऑप्शनल के कारण नहीं रुकेगा। बाकी जो है इधर उधर से कोई दिक्कत हो जाएगी ना, ऑप्शनल का सच में ईमानदारी से 2 ही महीने का है अगर सच में कर दिया जाए। लेकिन तुम लोग पता नहीं वो लोड बर्दाश्त कर पाओगे कि नहीं, ये भी बात है। मतलब सेंडर रिसीवर दोनों देखना है ना, पता चल हमारा रिसीवर ही जो है ना, तो ओवरडोज भी नहीं होना चाहिए। तो यही बात हो गई, 2 पैरासिटामोल खिला दो, बुखार जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे अगले का सेहत भी तो देख लो, राजेंद्र को 2 पैरासिटामोल खिला दिया, अंकुर पे सोच भी सकते चलो 2 पैरासिटामोल खिला दो, इसे 2 पैरासिटामोल दे दो, क्या होगा फिर बताओ, है ना, वो भी देखना है। चलो, एक हमारे वाला है अभिषेक जो फाउंडेशन बैच में आता है, सेहत भी देखना है ना, सब कुछ देखना है। चलिए, एनीवे जस्ट अ पार्ट। हिंदी में लोक शब्द का अर्थ, लोक शब्द के अर्थ के लिए हम लोग 3 परिप्रेक्ष्य को देखते हैं। इसमें पहला आता है राजनीतिक दृष्टिकोण। राजनीतिक दृष्टिकोण से लोगों का जो समूह होता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लोक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका राजनीतिक दृष्टिकोण। सेकंड, इसका उदाहरण जो होता है जैसे भारत में रहने वाले लोग, यूएस या चीन में रहने वाले लोग। ठीक है, सेकंड जो होता है व्यू या दूसरा जो दृष्टिकोण होता है वो होता है स्वामित्व के दृष्टिकोण से। तो कोई भी जो भारत में जो संगठन होती है या कोई भी संपत्ति जो सरकार उसका संचालन कर रही है और उसके ऊपर नियंत्रण रखी है, वो सब कुछ एक्चुअली हमारा ही होता है।
मतलब राष्ट्र या राज्य के लोगों का होता है, ठीक है। जैसे कि आप इंडियन रेलवे की बात करें, पोस्ट ऑफिस की बात करें, या किसी भी पब्लिक सेक्टर, एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसीएल, जो बच गया है प्राइवेटाइजेशन से, वो सब जो है किसके हैं? हमारा ही है, ठीक है ना। तो उसकी रक्षा करनी है ना। ये नहीं जाना है कि वो रोडवेज की बस में गए और धीरे से डाल के उसको एकदम, है ना। प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा एक बार इस पे, इतना सीरियस मुद्दा हो गया। अरे यार मतलब ठीक है, जा रहे हो रोडवेज की बस से, अब उस सीट में जो है उंगली घुसेड़ के, और क्या मतलब है, मतलब कुछ तो मतलब लॉजिक बने उसका। इतनी दिक्कत है तो फिर चलो नेक्स्ट। लोक सार्वजनिक सेवा उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से ये उन सभी संगठन, समुदाय या व्यक्तिगत लोगों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रयासों को निरूपित करता है जो लोक कल्याण के लिए होता है। चाहे वो विश्व बैंक हो, चाहे वो नागरिक समाज हो, चाहे वो आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं हिंदी में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इनके सभी प्रयास जिससे कुछ लोक कल्याण हो रहा है, इन प्रयासों को हम लोक शब्द से निरूपित करते हैं। क्लियर है पॉइंट? सो टिल दिस पॉइंट सबको कुछ ना कुछ पता चल गया है ना, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया। चलिए वेरी गुड। नाउ देखिए मैं आपको बताता हूं दो चीजें। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट हम डायरेक्टली डील करेंगे। वी शैल डील this part, this political viewpoint, directly deal with this part, and this part and this part, these two parts will come or appear into the later part of our discussion. Okay, that both will appear, but that will appear in the later part of discussion. But as of now we are going to deal with this part. ठीक है, इसको हम अभी करने जा रहे हैं, और ये दोनों जो चीजें हैं वो हमारे बाद के डिस्कशन में भी निश्चित रूप से आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो पब्लिक शब्द है वो एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे लिंक होता है, ठीक है ना। यहां पे देखिए आपको इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप इस चीज को अपने आप डिफाइन कर लेंगे, मुझे याद नहीं कराना पड़ेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन जो है वो आपके मुंह से अपने आप निकलेगा, देखिएगा। तो मैंने आपको पीछे बताया, ये देखो भाई ये मत हो ना, कोई बायसनेस नहीं है, ये देख लो हिंदी वालों, है ना। हिंदू हिंदू हिंदुस्तान हिंदी के हैं, वतन है हमारा, ठीक है। चलिए, so the term public, as I told you earlier, कि the term public represents the people or a group of people residing at a certain geographical region. तो लोगों या लोगों का समूह होता है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है। बट टेल मी वन थिंग, किसी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन पे कुछ लोगों का ग्रुप है, तो क्या वो बिना एसेंशियल चीजों के सर्वाइव कर जाएंगे? Is it possible for them to survive there? खाली ज्योग्राफिकल लोकेशन मिल जाना, किसी ज्योग्राफिकल आपको एक जमीन का टुकड़ा दे दिया गया, you got a piece of land and you started residing there, is it possible to survive? सर्वाइव ही नहीं है। अरे दूसरा छोड़ो, स्टेट का ही तुमको स्टेटस नहीं मिलेगा। स्टेट के स्टेटस के लिए भी 4 एलिमेंट चाहिए होते हैं, पढ़ाया ना आप लोगों को थोड़ा बहुत, यूट्यूब पे पढ़ाया है, जो नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं पता होगा, ठीक है। तो यूट्यूब फालतू थोड़ा ना, जाके देखना उसको। तो आपको एक स्टेटस का भी, स्टेट का भी स्टेटस मिलने के लिए आपको 4 एलिमेंट की जरूरत होती है। आपको सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड दे दिया गया तो आप सर्वाइव करेंगे थोड़े ना, नहीं सर्वाइव कर सकते। यू नीड सम ऑफ द एसेंशियल थिंग्स, ओके। सो यू नीड सम ऑफ द एसेंशियल थिंग्स लाइक वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, ठीक है, एक्सेट्रा। Without these things, it's not possible to survive for these people. But one more thing is there. आप इन चीजों के लिए डिमांड नहीं कर रहे, you are not asking anybody for all these things, okay? तो क्या वो चल के आपके पास आ जाएगा? That will never come automatically. You have to raise the demand for that. So for everything, for every essential need, you have to have the demand, okay? So डिमांड भी जो होगा वो कैसा होगा? वुड इट बी कलेक्टिव और इंडिविजुअल? ऑफ कोर्स कलेक्टिव होगा। ऐसा थोड़ा ना है कि जल निगम से पानी आ रहा है और तुम्हारा घर सबसे पहले पड़ रहा है तो तुम सब भर के बंद कर दो, होगा क्या? ऐसा नहीं होगा ना। सो वेदर इट्स इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और
अब जैसे अभी तुम देखो कोविड में देखो कितना अच्छा था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हुआ था, पीडीएस के थ्रू जो है लोगों को अनाज मिल रहा था, जो लोग उसके लिए एलिजिबल थे, मैं बात कर रहा हूं जो लोग, तो उसमें ऐसा थोड़ा ना था कि एक आदमी को दे दिया जा रहा था एक आदमी को नहीं दिया रहा, दोस पीपल हु वर एलिजिबल दे ऑल वर गेटिंग दैट. ओके, सो these are the essential things which are required for the survival of these people, and these people collectively demand for these essential needs. But one thing is very important, where will they demand? In vacuum? Vacuum में जाएंगे क्या डिमांड करने? There should be some system, some organization, some body, some institution where they will demand for all these things. So there should be some common system, not only system, common system जहां हर कोई अप्रोच कर पाए. The common system where everyone can approach to demand all these things. And my dear, this common system, institution or organization where every can go for their demand, that represents nothing but government. पता चला सरकार क्या होता है? ठीक है, अभी सरकार के औकात भी दिखाएंगे, चिंता न करो. तो गवर्नमेंट. नाउ टेल मी वन थिंग, इज इट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड each and everything to the common people without having any assistance? Huge population, 100 something करोड़, है ना, बढ़ना ही है, अभी घटेगा कहां, है ना, लॉकडाउन में काम ही कहां था, तो भी बढ़ना ही है, ठीक है. सो इट विल just organically grow. So is it possible for the government to provide the all these essential needs without any assistance? No. So government need some of the medium or instrument. कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट या मीडियम होना चाहिए. अरे यार सब खोल रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है क्या? सब मुंह खोल रहे हैं, कभी इसका कभी वैष्णवी का, इधर खुल रहा है. Are you not enjoying these parts? मजा नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है. नहीं होगा तो भाई बोल देना, बंद कर देंगे, है ना, मेरे पास और भी बहुत काम है. So the government needs some of the medium or instrument, and that medium or instrument which help the government to provide these facility to these common people is nothing but administration. Okay, clear है? So basically administration is nothing but it is a link between the government and the common people. Link है. अब देखिए यहां गवर्नमेंट है और देखिए इसके बीच में एडमिनिस्ट्रेशन आ जा रहा है, एंड यहां पे जो है कॉमन पीपल या सिटीजन आ जा रहे हैं. गवर्नमेंट से जो है सिटीजन जो है डायरेक्ट डिमांड कर रहा है, ठीक है, कि आई नीड ऑल दिस स्टफ्स for the survival, but government is not able to provide all these things to the people. It's not possible actually. It's a huge population and all that. So government क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बनाती है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है सिटीजन तक इन लोगों को पहुंचाता है. आप देखिए ना कि अभी जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कमिश्नर होते हैं, यही बैठते हैं इसमें, जो रासद विभाग है डिपार्टमेंट, ये जवाहर भवन है ना, जो वहां पे बैठते हैं कमिश्नर होते हैं, जो सप्लायर और वो होते हैं, सप्लाई करते हैं जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई के, दे आर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन. सो एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट द लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन. इस पे ना एक राइटर, एक ऑथर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा टर्म बोला था कि अ गवर्नमेंट cannot exist without the administration. ठीक है, पॉल एच एप्लेबी थे. पॉल एच एप्लेबी का स्टेटमेंट, हाँ पूजा, पॉल एच एप्लेबी ने क्या स्टेटमेंट बोला था बेटा? ये तो गलत बात है ना बेटा, आप लोगों को इतनी बार मैं बताता हूं. तबीयत ठीक नहीं क्या तुम्हारी? तो याद रहना चाहिए फिर. हाँ, हेलो हेलो हेलो, हाँ तुमको भी बोला हूं मैं, कहां छुप रहे हो? तुमको बता चुका हूं पॉल एच एप्लेबी का स्टेटमेंट. पॉल एच एप्लेबी का मैं बता दे रहा हूं, आप लोग लिख भी लीजिएगा. पॉल एच एप्लेबी ने एक स्टेटमेंट बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट. एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट. दैट मीन्स नो गवर्नमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट
एडमिनिस्ट्रेशन। नो गवर्नमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में लिखिए, प्रशासन पॉल एच एप्लेबी के अनुसार, पॉल PAUL, H बड़ा अलग से और एप्लेबी APPLEBY, पॉल एच एप्लेबी के अनुसार, पॉल एच एप्लेबी के अनुसार प्रशासन सरकार का आधार है। प्रशासन सरकार का आधार है, अर्थात कोई भी सरकार बिना प्रशासन के अस्तित्व में नहीं रह सकती। एग्जांपल देता हूं आपको। Why do we elect the government? We elect the government because we need certain things. देता हूं आपको। Why do we elect the government? We elect the government because we need certain things. We need certain essential things. और अगर एडमिनिस्ट्रेशन को इस पिक्चर से बाहर कर दिया जाए तो गवर्नमेंट ये डायरेक्ट हमको पहुंचा ही नहीं पाएगी कि वो कैपेबल नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट हम तक ये चीज पहुंचा ही नहीं पाएगी क्योंकि वो कैपेबल नहीं है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को हटाते, हमें सरकार की जरूरत क्या है? हम गवर्नमेंट ही नहीं इलेक्ट करेंगे। सो एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। ब्यूटीफुल एग्जांपल है ना, क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? सो विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन नो गवर्नमेंट कैन एग्जिस्ट। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हटा तो वो लिंक टूट जाएगा, फिर हम सरकार नहीं इलेक्ट करेंगे। आज आपको सारी बेसिक फैसिलिटी देना बंद कर दिया जाए, अब गवर्नमेंट नहीं चुनेंगे भाई। इसीलिए तो हम चुन रहे हैं। इनका मैनिफेस्टो होता है यार, पानी, बिजली, सड़क, ये वो, ताम झाम, शिक्षा है, एम्प्लॉयमेंट, पता नहीं क्या क्या, ठीक है ना? तो हम नहीं चुनेंगे, वुड नॉट इलेक्ट दैट। सो आई थिंक कि इस पे कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि जो आपको समझ में ना आया हो कि पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। हाँ जी, कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो? मुझे लगता है कि क्लियर आप लोग डिफाइन भी कर लेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट थ्रू विच गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल नीड टू द कॉमन पीपल। दैट्स ऑल। देयर इज नथिंग टू मेमोराइज एंड समझना है, सिर्फ समझ लिया अपने आप डेफिनेशन आ जाएगा। नाउ धरतीपुत्र हिंदुस्तानियों के लिए ये देखिए, तो लोक जो शब्द होता है, लोक शब्द जो है किसको निरूपित करता है? लोग या लोगों के समूह को जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। अब बिना पानी पिए, बिना जो है शिक्षा पाए, बिजली, खाना वाना के बिना तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। क्लियर है? तो ये सारी चीजें इन लोगों को चाहिए होता है। दीज पीपल नीड ऑल दीज थिंग्स। ओके, अब ऐसा नहीं है कि इसकी डिमांड करे, बच्चा अगर दूध पीना है ना, अगर वो रोए ना तो दूध नहीं पिलाया जाएगा उसको, बाकी छोड़ो, है ना? तो जब तक आप इस चीज की डिमांड नहीं करेंगे, आप मांग नहीं करेंगे, तब तक आपको ये चीजें नहीं होंगी। तो आप इस चीज की मांग करते हैं, और किस प्रकार की मांग करते हैं? सामूहिक मांग करते हैं, व्यक्तिगत मांग नहीं हो सकता। ठीक है ना? कि प्राइमरी स्कूल जो है हमारे घर के सामने जो है, अगर प्राइमरी स्कूल खुल गया तो चौधरी की तरह लाठी लेकर खड़ा हो गया कि तो बच्चे का तो मेरी ही बेटी पढ़ेगी बस, और कोई नहीं पढ़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट हैपन। ओके, तो ये चीजें जो होती है अनिवार्य चीजें होती है, इसकी सामूहिक मांग होती है। लेकिन सामूहिक मांग भी आप करेंगे किससे? कोई ना कोई ऐसी सामान्य प्रणाली या कोई व्यवस्था या निकाय या संस्था या संगठन होना चाहिए ना, वेयर यू विल नॉक द डोर, जहां आप जाके पूछेंगे कि हमें ये चीज चाहिए। सो इस तरह के सामान्य प्रणाली, निकाय या संस्था को ही हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। यही सरकार है और क्या है ना? अब सरकार की भी भाई अपनी लिमिटेशन है। सरकार जो है आपको अकेले सब कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकती, ठीक है? क्योंकि पिछले 70 सालों में हमने एक ही जगह विकास किया है, ठीक है? तो कैसे करेगा बेचारा? वो है पॉपुलेशन। एक ही जगह जो है हमारा विकास सबसे तीव्र रहा है, ह्यूज डेवलपमेंट। सब बहुत खुश हो रहे हैं। तो अब जो है सरकार अकेले जो है ये सारी चीजों को नहीं पहुंचा सकती। सो गवर्नमेंट नीड कुछ उसको माध्यम, उपकरण या साधन चाहिए जिसके माध्यम से ये सारी बेसिक चीजें जो है लोगों तक पहुंचाई जाए, ठीक है? उसी माध्यम, उपकरण या साधन को हम क्या बोलते हैं? प्रशासन बोलते हैं। और चूंकि प्रशासन सरकार से भी जुड़ी है और लोगों से भी जुड़ी है, तो ये सरकार और लोगों के बीच की कड़ी है। इसी बारे में पॉल एच एप्लेबी ने बोला, अगर ये कड़ी टूट गई तो सरकार भी जाएगी, सरकार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो अब आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं इसको कि लोक प्रशासन जो है
एक माध्यम है जिसके द्वारा सरकार लोगों को उनकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या करती है, उपलब्ध कराती है। वेरी सिंपल डेफिनेशन। ओके, सो दिस वाज द टर्म लॉ, बट ये यहीं खत्म नहीं होता है। आगे जो है हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप लोग को पानी वानी पीना है थोड़ा बहुत अगर रखे हैं अगल बगल तो पी लीजिए। और प्रीत जरा बोल दो श्रवण से कि भाई हम भी चाय वाय कभी पी लिया करते हैं, है ना। इसे मत देखो, ये बंद है। 1 o'clock आई थिंक, 1 बजने वाला है। 1 बजने वाला है ना, तो मेरा कैलकुलेशन करेक्ट था, 2 घंटे के लगभग जाएगा, क्योंकि इसके बाद अभी वेबर भी आएंगे। वेबर विल एंटर। क्या 1:30 बजे जाएगा? 1:30 बजे खत्म हो जाएगा। 1:30 पे मैं खत्म कर दूंगा, 1:32 से तुम्हारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं हम लोग। पब्लिक को तो समझ लिया आपने, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को भी डिटेल में समझते हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन वैसे तो ठीक है कि मतलब यहाँ पे हम बहुत सारी बुकिश बातें करेंगे। कहीं से भी कर लो यार, चाय से मतलब है मुझे। नहीं नहीं, चाय ओनली टी। सो पब्लिक हम लोगों ने समझ लिया थोड़ा सा। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। सी, आप इन जनरल भी अगर बात करोगे ना तो डे टू डे लाइफ में भी एडमिनिस्ट्रेशन है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर पे मतलब शादी वादी पे कभी कुछ काम किए हैं? थोड़ा बहुत। अपनी शादी में नहीं यार, मतलब अपने घर वालों की शादी में काम किया, कभी कुछ किया है? हाँ, तुम तो काफी एक्टिव हो इस मामले में। और कोई छोटा मोटा कोई बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी कुछ नहीं किया घर पे कभी? सबने किया है ना। तो देखो बहुत सिंपल सा एक देता हूं आपके एग्जांपल। आप देखेंगे कि घर में अगर शादी वादी होता है ना तो उसमें सबसे पहले तो एक लीडर चुना जाता है। फूफा मौसा कोई भी हो सकता है, भाई यही सारा काम देखेगा, है ना। वो बड़ा गुस्सैल होता है, तो ये आदमी सारा काम देखेगा। तो तुम्हारे यहाँ कौन है? अब मतलब ये रिलेशन में भी जो होता है, कोई जैसे मेरे यहाँ जैसे कोई शादी वादी अगर होता है तो हमारे जो है सबसे छोटे वाले फूफा जी, मतलब आपको देना नहीं है। यू डू नॉट नीड टू डेलीगेट द अथॉरिटी। वो ऑलरेडी अथॉरिटी ले लेते हैं आके। डेलीगेट करना कि मतलब हमारे यहाँ शादी है, आइए हम अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं, पावर डेलीगेट कर रहे हैं। कोई डेलीगेशन वोलीगेशन नहीं। वो आएंगे, बैठ जाएंगे, लिस्ट निकालो, ये लाओ वो लाओ, है तुम चलो वो करो। सबके घर में ऐसा होता है, कोई ना कोई एक ऐसा होता है कि जो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करता है। तो होता क्या है कि जब वो आता है और जब वो करता है तो सबसे पहले देखा जाए तो उस शादी का एक सीईओ चुन लिया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक, अब वो क्या करेगा? वर्क अलॉट करेगा। पहले तो वर्क अलॉट करेगा। यू आर गुड इन डेकोरेशन, चलो डेकोरेशन पार्ट तुम्हारा हो गया। यू आर गुड इन किचन मैनेजमेंट, किचन पार्ट इज योर्स। ठीक है, यू आर गुड इन यू नो सम लाइक कि मेकअप वेकअप या समथिंग जो तुम हो नहीं, तो उसमें जो है उसमें तुम बहुत अच्छी हो, तो चलो तुम वो वाला पार्ट देख लो, है ना। कुछ लोग कहते थे कि भाई बाराती आते हैं ना तो उनको वहां रुकाना होता है ना। वो तो उनको वहां पे रुकाने के लिए हॉस्पिटलिटी काइंड ऑफ, तो हॉस्पिटलिटी वाला पार्ट तुम्हारा हो गया। और वहां पे बेड वोड बिस्तर वस्तर जो है थोड़ा उसमें ताकतवर आदमी होता है, बेड वोड बिस्तर वस्तर का व्यवस्था करना होता है, वो तुमको देखना है ना। तो दिस काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क यू कैन सी देयर। दिस इज बेसिकली डिवीजन ऑफ वर्क, लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर और डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद तुम देखो उनका रोल कैसे होता है कि पहला तो डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, दूसरा ये होता है कि फिर कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है, यहां पे आप देखिए कितना प्यारा कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। बाइक 2 ही है, सामान बहुत सारा लाना है। अब एक आदमी चौराहे से अपना बाइक लेके निकला फूल लाने के लिए, पता चला कि वो हलवाई निकल के बोला भैया हमारे लिए नमक भी ले लेना 2 किलो, जस्ट ब्रिंग द सॉल्ट फॉर मी। इट्स नथिंग बट द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। एक रिसोर्स को आप जो है 2 तरह से यूज कर रहे हैं या 2 लोग मिलकर यूज कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि बारात एकदम आने वाला है, लेकिन जो है मुर्गा अभी पका नहीं है, कच्चा ही रह गया है, चाहे खाना अभी पूरी तरह तैयार है या नाश्ता वहां नहीं लगा हुआ है जहां पे बारात रुकी हुई है, या ठीक से व्यवस्था नहीं है। देन शुरू होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन स्टार्ट होता है। व्हाई डिड यू नॉट डू दिस एंड ऑल दैट, ठीक है। और उस डायरेक्शन में आपको कंट्रोल भी दिखेगा, अभी के अभी करना है, विद इन 5 मिनट आई वॉन्ट एवरीथिंग एट अ राइट प्लेस। मिलता कि नहीं मिलता? होता है ये।
उसके बाद ठीक है, ये भी हो गया, इन्होंने जो है अपना, अब देखिए डिवीजन ऑफ वर्क, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज देयर इन अ वेरी मंडेन थिंग्स लाइक मैरिज और समथिंग स्मॉल थिंग, स्मॉल अफेयर। उसके बाद क्या होता है कि सब चलता रहता है ना, सब हो गया। सब होने के बाद सुबेरे कोई 8 बजे जगता है, कोई 9 बजे, लेकिन सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, एंड देन दैट इज द टाइम ऑफ फीडबैक। सब तो ठीक था, तुम्हारे वाला तो ठीक था, पर तुम यार गड़बड़ा दिया तुमने, बिस्तर बहुत कम पड़ गया, तुमको पता नहीं था कितने लोग आने वाले हैं, या जो है लड़की का मेकअप ठीक नहीं हुआ था, वो दूर से बड़ा अजीब सा दिख रहा था, डेकोरेशन अच्छा नहीं हुआ था, फिर उसमें लोग अपना जैसे, तो फीडबैक इज देयर। दिस इज ऑल एडमिनिस्ट्रेशन, यू नो, दिस इज ऑल एडमिनिस्ट्रेशन। मैं बोला ना अभी आप ट्रेन नहीं हुए उस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, अदरवाइज यू विल रिकॉग्नाइज एवरीथिंग। मैं एडमिनिस्ट्रेशन, मैं बोला ना अभी आप ट्रेन नहीं हुए उस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, अदरवाइज यू विल रिकॉग्नाइज एवरीथिंग। मैं ये कोचिंग चला रहा हूं, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोग आते हैं अपने रियल एडमिनिस्ट्रेशन। द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन, the term administration is derived or originated from a Latin term. That Latin term is nothing but the administrare. That Latin term is the administrare. और ये जो लैटिन टर्म है एडमिनिस्ट्रारे, इसका लैटिन भाषा में मीन्स लैटिन लैंग्वेज में जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है टू सर्व। सो ओरिजिन ही इसका जो है सर्व करने से हुआ है। This word has derived from the Latin word administrare. इसका लिटरल मीनिंग अगर आप लैटिन लैंग्वेज में जाके देखेंगे तो इस टर्म का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है टू सर्व, सेवा करना। नाउ अगर आप किसी को सर्व कर रहे हैं, इफ यू आर सर्विंग समबडी, देन विल यू एक्ट लाइक अ सर्वेंट और अ मास्टर? ऑफ कोर्स यू विल एक्ट लाइक अ सर्वेंट, नॉट लाइक अ मास्टर। एंड दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जिसकी आप बात करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर इज बेसिकली सर्वेंट और सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट द मास्टर, इज द सर्वेंट ऑफ। अच्छा, लेकिन वो सर्वेंट है किसका? पब्लिक का। एडमिनिस्ट्रेटर इज द सर्वेंट। तो यही एक पॉइंट है, ठीक है, ही इज सर्वेंट ऑफ पब्लिक, जहां से आपका पब्लिक सर्विस या सिविल सर्विस डेराइव हुआ है। नाउ यू अंडरस्टूड कि हम जो सिविल सर्विस बोलते रहते हैं वो किधर से निकला है, ठीक है ना? कितने स्टेज से गुजरने के बाद 3 इडियट की तरह बेचारा आया है ना? तो ये यहां है। नाउ सी वन ब्यूटीफुल थिंग कि चूंकि यहां पर जो है जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक सर्वेंट है, ठीक है, और जो पब्लिक है वो एक मास्टर है, देन हु विल बी मोर पावरफुल? Who will be more powerful? Of course, public would be more powerful. And the system where the political powers are directly or indirectly exercised by the public is known as democracy. भाई यहाँ पे who is more powerful? Of course, public is more powerful. Then power would be exercised by public, maybe directly or indirectly. जब तक आप किसी को चुनोगे नहीं वो जाएगा क्या उधर गवर्नमेंट बनके, सरकार बनके? So the power which is exercised by public directly or indirectly, that kind of system is known as democracy. So this democracy, we have to study the public administration in context of democracy. So this is basically democratic administration. Are you getting my point? That's the डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। बट इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि मोनार्कियल सिस्टम या डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेटिक जो सिस्टम्स होते हैं वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है। विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बट द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट। द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस सिस्टम इज नॉट लाइक अ सर्विस और सर्वेंट, इट्स लाइक अ कंट्रोलर, मास्टर। दे एक्ट लाइक मास्टर, दे एक्ट लाइक द controller. So that is the difference. But our area of focus would be this one, this democratic element. Is it clear to English medium? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं जा रहा है? अब समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा मजा भी आ रहा है? ठीक है, गुड। नाउ हिंदी मीडियम,
देख लो तुम लोग कितना मेहनत कराते हो मुझसे। तुम लोग को दे दूंगा 6 महीने में नहीं बनेगा पीपीटी। ठीक है, चलिए। प्रशासन जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के एडमिनिस्ट्रारे शब्द से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है सेवा करना। अब चूंकि जो प्रशासक है वो सेवक है, तो जो प्रशासक है वो सेवक है, तो वो किस प्रकार से कार्य करेगा? एक सेवक या नौकर की तरह काम करेगा, ना कि एक मालिक की तरह। और जब ये सेवक या नौकर है, मतलब ये किसका सेवक है? लोगों का सेवक है। तो यही जो लोगों का सेवक है, यही से हमारा कंसेप्ट निकल के आया लोक सेवक या सिविल सेवक, जो आप बनने की इतनी कोशिश कर रहे हो। नौकरी रहोगे बनने के बाद, मैं बता रहा हूं, अभी भी मौका है, देख लो। जिसके जिसके फीस जमा हो गए उसके पास तो ऑप्शन नहीं है, जिसके नहीं वो फटाक से जमा करके फिर देख सकता है ना। तो नहीं, ऐसा कोई है नहीं, सबका है यहाँ। तो आप लोग बनोगे अल्टीमेटली नौकरी बनोगे, है ना। तो अरे मैं बता रहा हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट पढ़ने के बाद दिमाग की आधी गलतफहमियां दूर हो जाती है। जो तुम लोग जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हो ना बैठ के, वो आधे तो खत्म हो जाते हैं। वो आधे खत्म हो जाते, अरे इस बंदे को पता नहीं क्या बम बन जाओगे, चलोगे तो पूरा रोड साफ हो जाएगा। अरे ऐसा क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये सब मुंगेरी लाल के हसीन और रंगीन सपने ही है, और क्या है ना। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट देयर फॉर अ कॉमन मैन, कॉमन पीपल। तो जो हो बाकी है वही तुम भी हो, ठीक है। तो ये होता है। अब देखिए, चूंकि लोक सेवक, अब इस तरह का जो सिस्टम है जहां पर प्रशासक जो है वो एक नौकर की तरह काम कर रहा है, लोग ज्यादा शक्तिशाली है, तो ऐसी व्यवस्था या ऐसी प्रणाली जहां पर लोग ज्यादा शक्तिशाली है, वहां पर राजनीतिक शक्तियों का, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो उपयोग होता है वो जनता ही करती है। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र या जनतंत्र। ठीक, क्लियर है हिंदी मीडियम को भी? वेरी गुड। अब ऐसा नहीं है कि जो अलग व्यवस्थाएं हैं, लोकतंत्र से जो अलग व्यवस्थाएं हैं, जैसे राजतंत्र है, तानाशाही है, या निरंकुशवाद है, तो इस तरह की जो प्रणालियां होती हैं उसमें प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ती है। डेफिनेट पड़ती है, क्योंकि उसके बिना वह एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। लेकिन यहां पे जो प्रशासक होता है वो एक नियंत्रक की तरह कार्य करता है, ना कि एक सेवक की तरह। सो दैट्स द पॉइंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इंग्लिश हिंदी सबको बैलेंस हो रहा है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट इज, पानी दे दो थोड़ा सा। नाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट। हम लोग जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है, उसका पूरा का पूरा जो पेरिफेरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो तीन ही चीज पे रहेगा। मतलब पूरा जो फलक्रम है जो हम लोग स्टडी करने वाले, बोले ना डेमोक्रेटिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो यहाँ पे तीन चीजें होंगी सिर्फ: गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमन पीपल। सो आवर इंटायर स्टडी और इंटायर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो सिर्फ तीन चीजों पे ही डिपेंड करेगी: गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक। इसके बारे में जाना ही नहीं है। आप एक कंपोनेंट बता दो जो इससे बाहर हो, मैं साबित कर दूंगा कि नहीं है। बात समझ रहे हैं? सो इंटायर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उसका जो फलक्रम है इज द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड, बस इसी में हमको पूरा पूरा खेल यही खेलना है। बात समझ रहे हैं ना आप? चाहे आप उसको लीग मैच बोल दीजिए, सेमीफाइनल, फाइनल, सब इतने में ही खेलना है। अगर मैं हिंदी मीडियम के लिए बात करूं तो लोकतांत्रिक प्रवेश में, जो परिवेश में, जो लोकतंत्र में, सॉरी, लोक प्रशासन जो पढ़ना है, उसमें तीन चीजें आएंगी: सरकार, प्रशासन और आम नागरिक। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। नाउ कैन डिफाइन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ वेरी इजी वे. I think all the basic ideas you have got. So now we can define it. Public administration can be defined as a medium or instrument through which the essential or primary needs of common people are fulfilled by government. लोक प्रशासन सरकार का वह माध्यम या उपकरण है जिसके द्वारा सरकार आम लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ऐसा, है ना? तो क्लियर हो गया। सो मैक्स वेबर, we shall start with the मैक्स वेबर। ठीक है, अब नींद से जाग जाओ दोनों लोग, तुम भी और तुम भी। कॉफी वॉफी मंगवाए?
नहीं, हाँ भी बोलते तो चांस कम ही था। ये वैसे बच्चे समझदार होते हैं, पता होता है कि। चलिए, सी मैक्स वेबर इज द टॉपिक ऑफ यूनिट 2। यूनिट 2 में जो मैं पहला टॉपिक पढ़ाता हूं वो पढ़ाता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी क्या होता है, ये कैसे, मतलब इसका ओरिजिन हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ, कि प्रशासनिक सिद्धांत क्या होता है, कैसे इसका उद्भव हुआ, कैसे इसका उद्गम हुआ। ठीक है। और उसके बाद सेकंड टॉपिक में पढ़ाता हूं एफ.डब्ल्यू. टेलर, थर्ड टॉपिक में पढ़ाता हूं हेनरी फ्योल, और फोर्थ टॉपिक में पढ़ाता हूं मैक्स वेबर। तो आप लोग यूनिटी के 2 के फोर्थ पेपर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट द ब्यूटी ऑफ यूनिट 2 इज दैट कि यूनिट 2 के जितने भी थिंकर हैं, एक जर्मनी का है तो एक अमेरिका का है तो एक यूरोप का है, मतलब दूसरे पार्ट का, एक जर्मनी का है तो एक अमेरिका का है तो एक यूरोप का है, मतलब दूसरे पार्ट का, एक फ्रांस का है। एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम दी पूजा। एफ.डब्ल्यू. टेलर कहां से था? एफ.डब्ल्यू. टेलर कहां से था? तुमने कब से ज्वाइन किया? हेनरी फ्योल से? हाँ, कहां से था? कहां पे काम किया था उसने? फिलाडेल्फिया वगैरह था क्या कहीं? फिलाडेल्फिया कहीं आया था क्या? अरे यार, अमेरिका से था। एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज फ्रॉम यूएस, ही वर्कड इन फिलाडेल्फिया। एंड द सेकेंड थिंकर हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल वाज द फ्रांस, और जो तीसरा मैं पढ़ा जा रहा हूं ये जर्मनी से था। तो इनके बीच में जो चीजें थी वो अलग अलग टाइम में अलग अलग जोन में हुआ, इसलिए इंडिविजुअली पढ़ना बहुत आसान है और समझना भी आसान है। बाद में हम लोग क्या करते हैं कि इनको लिंक करना शुरू करते हैं, पर इंडिविजुअली इनको समझना बहुत आसान है। सो वेबर को पढ़ते टाइम कोई जरूरत नहीं कि आपके पास फ्योल या टेलर का बैकग्राउंड हो। एंड बिलीव मी, जहां बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है वहां मैं हूं। ठीक है, यू विल गेट द इंटायर बैकग्राउंड। तो आप लोग जो है एकदम रिलैक्स होकर करिए, ये नहीं समझ अरे ये तो सेकंड यूनिट से हो रहा है तो ये पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सा मैजिक स्टिक इसमें लग जाएगा। कुछ मैजिक स्टिक नहीं लगेगा। अच्छा टीचर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं लास्ट यूनिट पढ़ा के तुमको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए। सो वी शैल डिस्कस अबाउट द मैक्स वेबर। हेडिंग बना लीजिए, मैक्स वेबर। और कोई भी लूज शीट नहीं रखेगा, ठीक है ना? मतलब अभी रखा है पर फेयर कॉपी में देखूंगा सबका। Now see, the first topic is general background of Max Weber. Max Weber की सामान्य पृष्ठभूमि। ओके, देखिए कोई भी जो थिंकर होता है उसके जनरल बैकग्राउंड से बहुत रेयरली एक दो बार क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, चूंकि वी हैव एंटर इनटू द रियल बिजनेस, सो अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन आता है नहीं आता, वो भी हम चलते रहेंगे करते हुए ना। बहुत रेयर एक या दो बार देखा गया है कि जनरल बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछा जाता है, बट जनरल बैकग्राउंड जानना जरूरी है। वाई? क्योंकि जो भी इसने काम किया है बाद में, वो उस काम के ऊपर या इसके वर्क या थियरीज के ऊपर इसके बैकग्राउंड का इंफ्लुएंस साफ साफ दिखा है। कि वो अगर इंजीनियर है तो उसने जो काम किया है वो बैकग्राउंड साफ साफ दिखा है। अगर वो सुपरवाइजर है तो देखा गया है कि उसके काम के ऊपर उसके बैकग्राउंड का इंपैक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज अ सुपरवाइजर, फोरमैन था स्टार्टिंग में, तो उसने जितना काम किया वो सिर्फ जो लेबर क्लास होता है, बॉटम लाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस पर खूब काम किया। हेनरी फ्योल वाज द माइनिंग इंजीनियर, सो उसने मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट पे फोकस किया। मैक्स वेबर at the later part of his career, Max Weber became the sociologist. Earlier he was related to the law and economy, but later part of his career he became the sociologist. पहले ये अर्थव्यवस्था और विधि से संबंधित था, पर बाद में ये समाजशास्त्र बन गया। पूरे थियरी में आपको जो है इसके समाजशास्त्र का इन्फ्लुएंस दिखेगा। तो किस बैकग्राउंड से वो आया है, उसने क्या पढ़ाई की है, क्या रहा है, उसके काम पे इन्फ्लुएंस दिखता है उसका, इसलिए बैकग्राउंड जानना जरूरी है, बट नॉट इन अ ग्रेट डिटेल। लेट मी टेल यू, ओके, इन अ वेरी शॉर्ट वे। तो हम यहां पे बात करेंगे कि मैक्स वेबर इज कंसिडर्ड एज द प्रोमिनेंट क्लासिकल थिंकर
एक्चुअली मैक्स वेबर जो था जर्मनी में एक वेल्दी फैमिली, मतलब कह सकते हो कि एक वेल्दी या वेल टू डू एक पॉलिटिकल फैमिली थी, वहां पे ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी, ठीक है, इन अ वेल टू डू फैमिली, गुड पॉलिटिकल बैकग्राउंड था उनका, अच्छा खासा था, वहां पे लिया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन इन इकोनॉमिक्स एंड लॉ। आफ्टर दैट he joined the University of Berlin. It's one of the most famous university of Germany, you might be know about that. University of Berlin उसने ज्वाइन किया लॉ इंस्ट्रक्टर के तरह पे, विधि निर्देशन, ठीक है, लॉ इंस्ट्रक्टर किया। एंड उसके बाद उसने वहां से रिजाइन करके यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग जो था वहां पे इकोनॉमिक और लॉ के प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन कर लिया बाद में, ठीक है। बट इन सारे पीरियड में ना एक चीज हुआ मैक्स वेबर के साथ कि अभी वो मतलब हेडलबर्ग में पढ़ा रहे थे एज अ प्रोफेसर, इन बिटवीन उनके फादर का डेथ हो गया, ठीक है। मीनवाइल जो है उनके फादर का डेथ हो गया। लिखिए मत ज्यादा, जितना ऊपर का चीज बता रहा हूं बस वही लिखिए, सब घर जाके लिखिएगा। न्यू स्टेंसिल में जाइएगा, सर्च कीजिएगा, न्यू स्टेंसिल में कोचअप आईएएस सर्च कीजिएगा। कोचअप आईएएस में आशुतोष श्रीवास्तव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा प्रोफाइल दिखाएगा, बगल में वीडियो होगा, खटाक से क्लिक करिएगा, सबका लॉगिन आईडी पासवर्ड बनवा दे रहा हूं, सब आप लोग जाके देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जो लोग यहां पे हैं। बाद में क्या हुआ कि हिज फादर वाज डाइड, उनके पिता की जो है मृत्यु हो गई। जैसे ही उनके फादर जो है का डेथ हुआ, इन्होंने अपने प्रोफेसरशिप से क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। एंड ही स्टार्टेड ट्रेवलिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मेनली यूरोप एंड यूएसए, ठीक है। यूरोप और यूएसए में लगभग 20 साल तक घूमते रहे। एंड ही अवॉइडेड दी टीचिंग, टीचिंग को अवॉइड कर रहे थे। लगभग 20 साल तक इन्होंने जो है पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका जो है भ्रमण किया, उन्होंने घूमा। पता है आपको, ये जो ट्रेवलिंग होता है ना, बहुत कुछ एक्सप्लोर करता है। मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने लोगों ने जो है ट्रेवलिंग है शौक या ट्रेवल करते हैं, बट आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग। मैं बहुत ट्रेवल किया हूं, मतलब मैं लद्दाख से लेकर चेन्नई तक कोई ऐसा जगह होगा जहां मैं नहीं गया हूँ। वो अलग बात था कि पहले कंपनी के पैसे पे जाता था जब मैं कॉर्पोरेट में था तो, ठीक है ना, बट बहुत जरूरी होता है। लाइफ के इतने पार्ट्स एक्सप्लोर करता है ना ये कि आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी लर्निंग होती है। तो ये जो है बेसिकली इनके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा था, उसी क्वेश्चन को सर्च करने के लिए ये सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। बात समझिए, जैसे कि हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आया और हम कोई एक केस देख के और उसको जनरलाइज कर दिए। जैसे 2016 में टीना डाबी ने जो है पॉलिटिकल साइंस से जो है टॉप कर दिया, अब 90% जो बच्चे हैं उसी पे मरते हैं। टीना डाबी ने कर लिया, हम भी करेंगे। यू कैनॉट जनरलाइज द थिंग बाय वन केस। या प्रदीप कुमार ने जो है पबर्ड से टॉप कर लिया, नाउ यू कैनॉट जनरलाइज द थिंग्स, यू हैव टू टेक द लार्ज सैंपल साइज जस्ट टू गेट एक्यूरेसी। लार्ज साइज लेना है आपको। मैक्स वेबर जो है एक क्वेश्चन सर्च कर रहे थे, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि समाज के अंदर, पहली बात तो ये देख रहे थे कि समाज के अंदर जो अथॉरिटी होता है वो सोसाइटी में कहां लाई करता है, जो सत्ता होता है वो समाज में कहां केंद्रित है। पहला तो ये वो सोच रहे थे कि कहां, और उसमें वो सोच रहे थे कि ऐसा क्यों होता है कि सोसाइटी में कुछ लोग ऑर्डर देते हैं और ज्यादातर लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहा था। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो रिसर्च कर रहे थे और घूम रहे थे और खूब सारा सैंपल इकट्ठा कर रहे थे उसको। फिर 20 ईयर बाद जो है उन्होंने रियलाइज किया कि इसमें जो है 2-3 फैक्टर इन्वॉल्व है। वो फैक्टर मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। 2-3 फैक्टर इन्वॉल्व है जिसके कारण कुछ लोग जो है सोसाइटी में ऑर्डर पास करते हैं और कुछ लोग उस ऑर्डर को मानते हैं। कुछ लोग आदेश देते हैं और कुछ लोग आदेश को मानते हैं। इसके पीछे कुछ कारण है, उसमें उन्होंने कंसेप्ट ही डेवलप कर दिया, कंसेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड ऑल दैट, ठीक है। वी शैल डिस्कस अबाउट दैट। तो आफ्टर द डेथ ऑफ फादर ही रिजाइन्ड हिज प्रोफेसरशिप एंड ट्रेवल्ड थ्रू आउट यूरोप एंड यूएसए एंड अवॉइडेड टीचिंग अबाउट द ड्यूरिंग दिस पीरियड ही शिफ्टेड his academic interest from the law economic to the sociology। मैंने बताया ना आपको, बाद में सोशियोलॉजिस्ट बन गए थे, प्योर समाजशास्त्री बन गए। उनके पूरे वर्क में वो दिखता है ना, कहीं ना कहीं दिखता है। सो जो मैंने आपको अभी बताया कि इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन वेयर डज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी टेकन प्लेस इन सोसाइटी
and why few people of society pass the orders and others follow it. हिंदी में देखिए, जिन प्रश्नों का मैक्स वेबर समाधान खोज रहे थे वह यह था कि समाज में सत्ता का प्रतिष्ठान कहां होता है और समाज में कुछ लोग आदेश क्यों देते हैं तथा अन्य लोग आदेश का पालन क्यों करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने 3 संकल्पनाओं को डेराइव किया। He derived 3 concepts in response of this question कि अथॉरिटी कहां है, मतलब समाज में अथॉरिटी कहां है और क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग सोसाइटी में जो है ऑर्डर देते हैं और बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने 3 कंसेप्ट इसके लिए डेराइव किया। द फर्स्ट कंसेप्ट वाज द कंसेप्ट ऑफ पावर, द सेकंड कंसेप्ट वाज द कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी and the third concept was the concept of bureaucracy. 3 कंसेप्ट उन्होंने दिया। बिलीव मी, ये पावर अथॉरिटी जो आज तक आपको नहीं समझ में आता होगा कि पावर क्या होता है, अथॉरिटी होता है, इसके बाद जो है कोई ऐसा नहीं होगा जो आपसे पूछेगा और आज जो है कोई ऐसा नहीं होगा जो आपसे पूछेगा और आप नहीं बता पाएंगे कि पावर अथॉरिटी हैड बीन एक्सप्लेन्ड ब्यूटीफुली टू दी स्लाइड्स। ओके, अब देखिए मैक्स वेबर इज माई फेवरेट थिंकर, मेरा फेवरेट थिंकर है। हर किसी का एक फेवरेट थिंकर 2 3 4 होना चाहिए, पूछता है इंटरव्यू में हु इज योर फेवरेट थिंकर, और बढ़िया कमांड होना चाहिए उसके ऊपर, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा पूरा मैटर। तो मेरा इसका एक रीजन है, मैक्स वेबर ने जो कुछ भी प्रिंसिपल दिया है वो आज एज इट इज दिखता है। पावर, चले जाइए, कहां नहीं है पावर का गेम, हर जगह पावर दिखता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, अथॉरिटी और ब्यूरोक्रेसी। जो उसने आज से 100 साल पहले दिया वो आज भी अप्लाई हो रहा है डे टू डे लाइफ में। दैट वाज द रीजन मैक्स वेबर वाज माय फेवरेट थिंकर, ही हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट थिंकर। सेकेंड रीजन वाज दैट कि मैक्स वेबर जो था इसके जो प्रिंसिपल्स हैं इससे हर साल यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में एक क्वेश्चन कंफर्म है, बाकी किसी से आए ना आए वो एक अलग बात है। मैक्स वेबर से एक क्वेश्चन लिखित है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट पीसीएस हो। तो ये 2 कारण थे कि मेरे फेवरेट हैं। भाई फेवरेट होंगे तो ठीक से पढ़ूंगा, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है मुझे मिलना ही मिलना है, ठीक है। सो दीज वर दी पार्ट्स ऑफ टुडे डिस्कशन। तो आज जो है हम लोग प्रोबेबली इसी पे जो है रुकेंगे। टुमारो ऑनवर्ड वी शैल स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ पावर, ठीक है, पावर क्या होता है, अथॉरिटी क्या होता है। देन वी शैल डिस्कस दिस सेपरेटली, द कंसेप्ट ऑफ पावर, देन अथॉरिटी। सो वी शैल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। सो वी शैल स्टार्ट टुमारो। आज का जो सेशन हुआ है उसमें ऐसी कोई भी चीज जो आपको ना समझ में आई हो, एनी वन ऑफ यू, ठीक है, कोई भी, वैष्णवी, एवरीथिंग यू आया समझ में, तो रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड हो गया आपका। नाउ इट्स योर पार्ट, टेक द फर्दर डिसीजन। आपको आया समझ में, आपको आया होगा, हाँ, इट्स ऑल मैनेजमेंट, इंटायर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है पेपर 1 पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, प्योर मैनेजमेंट है। इसमें आप कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और वो चीजें, अरे यही करना है वहां जाके भी भाई, और कुछ अलग थोड़ा ना करोगे, कुछ अलग नहीं करोगे वहां जाके, वो यहां आ गया तो वहां भी आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास।